नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। इफ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। तो बड़ी सिंपल सी बात बताई गई है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटे छोटे कामों के ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। ओके, तो उनके ऊपर फोकस करेंगे तो उनको सही तरीके से काम करने को अगर आदत पड़ जाएगी ना, तो बड़े काम वो भी होंगे। ओके, तो कोई भी अगर बड़ा काम करना है तो शुरुआत जो है ना वो छोटे छोटे कार्यों से ही होती है। जैसे एक चींटी की अगर मैं एग्जांपल लेते हैं तो छोटी छोटी यहाँ पर ना वस्तुएं वो अपने हिसाब से कलेक्ट करती रहती हैं। तो जब वो उनका आप स्टॉक देखोगे ना तो वो इतने बड़े पैमाने पर उसको बड़ा बना लेती हैं। मतलब कि छोटे छोटे काम को ही जब उसका उनका रिजल्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम इन्होंने कर दिया है। ओके, जब उनका हम स्टॉक देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना भंडार इकट्ठा किया हुआ है, जिस भी तरीके से जो भी चीजें वो इकट्ठी करती हैं, जिस भी पर्पज से, बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी जिंदगी में ना इन चींटियों से कुछ सीखना चाहिए कि जैसे वो लगातार काम करती रहती हैं तो हमें भी इस तरीके से जो छोटे छोटे काम उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको भी स्पेसिफिकली जो है ना उनके ऊपर फोकस करना चाहिए जो भी हमारी जिंदगी की डेली रूटीन में आते हैं। ओके, बिल्कुल जो है ना हर एक काम इंपॉर्टेंट होता है। अपना फोकस रख के काम करें, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। ओके, जब प्रेजेंट में जीने की कोशिश करोगे तभी फोकस जो है ना बढ़िया लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर और ये है एडिटोरियल वाला पेज। ओके, तो इसी एडिटोरियल पेज से हम यहाँ पर डेली बेसिस पे एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहला जो एडिटोरियल है तो यहाँ पर बात की गई कि अभी हम हमारा नया साल शुरू हुआ है, तो नया फिजिकल ईयर जो है ना अभी 1 अप्रैल से आज से शुरू हो गया है। तो अभी गवर्नमेंट जो है ना कैसे और एरियाज में स्पेंड कर सकती है, किस तरीके से इकोनॉमी में और बड़े पैमाने पर बूस्ट लेकर आ सकती है, तो उसके बारे में बातें की गई इस आर्टिकल में। दूसरी यहाँ पर जो दूसरा आर्टिकल है एडिटोरियल नंबर 2, तो यहाँ पर बात करें कि कैसे जो कोविड का सेकंड वेव है इससे हमने बचाव करना है अपना, किस तरीके से अपने अपनी पॉलिसी अप्रोच रखनी है और कैसे जो है केसेस बढ़ बढ़कर आ रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करें। और तीसरा यहाँ पर एडिटोरियल है वो है बैड बैंक के बारे में। तो बैड बैंक जो है ना हाल ही में इस साल का जो बजट था भारत सरकार का, तो उसमें ये बैड बैंक की प्रोविजन रखी थी भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो ये बैड बैंक के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे कि ये है क्या, इसका यहाँ पर फायदा क्या रहेगा। तो बेसिकली बैड बैंक बनाया बनाया गया है जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनको टैकल करने के लिए। मतलब कि जो लोन जो है ना, वो जो लोन जिनकी इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है बैंकों को, तो वो ऐसे लोन को भारत सरकार क्या करती है, उनको एनपीए सॉरी ऐसे ऐसे लोन्स को जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनपीए घोषित कर देते हैं किसी तय सीमा, जो समय सीमा होती है उसके बाद। तो वो तय समय सीमा क्या है, 90 दिन। ओके, तो 90 दिन के बाद ऐसे लोन्स को जहां पर ब्याज की किस्तें आनी बंद हो जाती है उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है घोषित कर दिया जाता है बैंकों के द्वारा। तो फिर उन्हीं को कैसे टैकल करना है, तो वो तो सारा लॉस हो गया ना पैसा, तो उसी के चलते यहाँ पर बैड बैंक बनाया गया है। तो ऑथर यहाँ पर बात करेगी कितना अच्छा है ये बैड बैंक। ओके, तो उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। और आगे जो एडिटोरियल नंबर 4 है वो है हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। जैसे देखो अभी कोविड 19 के केसेस बढ़ रहे हैं तो पेशेंट्स के नंबर भी बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या उस हिसाब से हमारे पास इतने बेड्स हैं कि हम उनको यहाँ पर जो है सुविधा प्रदान कर सके जितने भी कोविड 19 के पेशेंट्स आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमने कर दिया है, क्या करने वाले हैं, तो ये सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। तो ये है डेली एडिशन जो है, हम डेली बेसिस पे द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का डिस्कस करते हैं। कोर्स से शुरुआत होती है एडिटोरियल डिस्कशन, उसके बाद फ्रंट पेज से लेके जो है ना अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है हर एक चीज हम डिस्कस करते हैं। आप चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो ना, तो सब जगह आपको भरपूर फायदा होने वाला है इस डिस्कशन का। ओके, तो लास्ट में हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो एक टॉपिक होता है जो डेली बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के बारे में। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। डेली बेसिस पे वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होता है। और जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आता वो डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं द इकोनॉमिक्स वाला टैब ओपन करके, वीडियोस वाले में सेक्शन में जाए तो जो भी लेटेस्ट वीडियो पड़ी होगी, ओके, तो वो यहाँ पर डेट पड़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो एडिटोरियल की वीडियो वो आई है या नहीं आई है। तो जो टाइमिंग है वो 9:30 तक की है। ओके, तो कई बार थोड़ा बहुत डिले हो जाता है जब कंटेंट कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है, कई बार जो है इंटरनेट कनेक्शन भी वीक हो जाता है, इसके चलते थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ पर 10 बजे तक यहाँ पर लेट हो जाता है। ओके, तो वैसे 9:30 तक यहाँ पर कोशिश रहती है कि अपलोडेशन जो है वो हो जाए। तो चलिए अभी फर्स्ट एडिटोरियल जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए एडिटोरियल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। मे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिव अप टू स्पेंडिंग बॉस,
अचीविंग ग्रोथ कॉल्स फॉर सस्टेन स्टिमुलस। तो देखो, हाल ही में भारत सरकार ने, जब पैंडेमिक से हम गुजर रहे थे, जब अनलॉक कराना शुरू हुआ, मतलब इकोनॉमी को खोलना शुरू किया भारत सरकार ने, तो उस समय स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस अनाउंस किए थे भारत सरकार ने, तो उसका भी काफी फायदा देखने को मिला। अलग अलग सेक्टर्स में काफी पैसा भारत सरकार ने बांटा था। तो अभी जो इस साल का बजट है ना, जो अभी 1 फरवरी 2021 को लॉन्च किया, तो उसमें भी भारत सरकार ने काफी ऐसे इनिशिएटिव्स रखे थे कि कौन कौन से सेक्टर्स में हम स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह देंगे, और कौन कौन से सेक्टर में हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ताकि जो कि अलग अलग दायरे में जो ना भारत की सेक्टरल जो ग्रोथ है ना वो आगे बढ़े। अभी इसी के चलते अभी 1 अप्रैल से नया साल शुरू होने वाला है। तो अभी 1 अप्रैल 2021 से हमारा नया फिस्कल ईयर शुरू हो गया। ओके, तो इस फिस्कल ईयर का क्या नाम है? इस फिस्कल ईयर को हम बोलेंगे 2021-22। ओके, तो ये खत्म होगा मार्च 31 2022 में जाके। तो अभी क्या होगा, अभी इसी के रिगार्डिंग ना ऑथर बात कर रहे हैं, अलग 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 तरीके से, अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से यहाँ पर चर्चाएं की गई। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अभी नया फाइनेंशियल ईयर जो है अभी बिगिन हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। तो सबकी आंखें अभी सरकार के ऊपर है कि किस तरीके से वो जो है ना अपनी जो कमिटमेंट्स की थी बजट में कि वो काफी बड़े पैमाने पर एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चा करेगी। तो अभी सभी की आंखें उन्हीं के ऊपर, सरकार के ऊपर है। ओके, कि ये कब करें, कब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ये मतलब बड़े पैमाने पर खर्चा करना इकोनॉमी में, ताकि जो कि इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव हो सके। तो यहाँ पर रिकवरी जो है ना, अभी हम अभी उस पैमाने तक नहीं पहुंच पाए जिस पैमाने तक हमने पहुंचना है। तो अभी पूरा जो विंटर निकला है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का ही यहाँ पर हमने माहौल जो है ना उसको फेस किया हुआ है। तो जैसे पूरी सर्दियां, हम अगर जीडीपी ग्रोथ की भी बात करें, तो ये जब हम दिसंबर की क्वार्टर की बात करते हैं तो वो तभी नेगेटिव में थी। ओके, तो अभी जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, तो अभी 0.4% में ये पॉजिटिव ग्रोथ है, तो अभी भी बहुत कम है। ओके, तो अभी हमने रिकवरी हमारी गारंटी नहीं हुई है, आगे बढ़ना है। और एक जोरदार रिकवरी यहाँ पर तभी आएगी जब हम यहाँ पर ना फोकस करेंगे, सरकार यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी बड़े पैमाने पर। और इससे क्या होगा, अगर सरकार इन्वेस्ट करती है, ओके, तो अलग अलग सेक्टर्स में एक दोबारा से जान फूंक दिया कि आप दोबारा से अपना काम शुरू करो। ओके, पैसे पकड़ाती है, तो इससे क्या होगा, बड़े पैमाने पर रिकवरी हमारी हो सकती है। जो कि अब अभी जो बिजनेस लाइफ थी वो यहाँ पर मूर्छित पड़ी हुई थी। ओके, मूर्छित कहने का मतलब बेहोश पड़ी हुई थी, मतलब कोई काम काज कुछ नहीं चल रहा था। तो इससे अगर काम काज चलेगा तो यहाँ पर जॉब्स जो है वो रिस्टोर होंगी। फिर क्या होगा, यहाँ पर और नई यहाँ पर कंपनीज लगाई जा सकेंगी, जब इनकम बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी। ओके, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट की तिजोरी भी जो है ना वो भी फिल होनी शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट देखो, तो गवर्नमेंट भी तो टैक्स लगाती है ना, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनकर बाहर निकलता है किसी भी कंपनी के द्वारा, कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाया गया है, तो गवर्नमेंट का हर एक यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई टैक्स होता है। क्योंकि जीएसटी तो होता ही होता है। तो अभी उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रोथ है ना हमारी, तो वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये स्टिमुलस पैकेजेस जो है ना इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा, यूएस जैसे देश जो है, यूके जैसे देश जो है, और भी जो यूरोपियन कंट्रीज है, सभी ऐसे इनिशिएटिव जो है लेके चल रहे हैं। आगे यहाँ पर बात करें कि जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जैसे हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितने यहाँ पर कंट्रीज का ग्रुप है यूरोपियन यूनियन? आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो अगर अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, तो ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं। ओके, तो इनको यहाँ पर ट्रिलियन डॉलर्स में बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन हो चुकी है इनकी इकोनॉमीज की। यूएस की यहाँ पर 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी हो चुकी है, चाइना की 13 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की हो चुकी है। तो उसी के बाद में यहाँ पर ईयू का नंबर आता है। ओके, तो यहाँ पर ये सभी अभी क्या फोकस कर रहे हैं, सभी की सभी इकोनॉमिक्स फोकस करी कि अपने डोमेस्टिक ग्रोथ के ऊपर जो है ना हम उनको आगे आगे लेकर जाए। तो यहाँ पर स्टेट लेड स्पेंडिंग की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर राज्य, पर्टिकुलर जो उनके राज्य है उनके ऊपर फोकस करके स्पेंडिंग की जा रही है, खासतौर पे कौन कौन से एरियाज में। पहली बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी चीज आ सकती है, जैसे ब्रिजेस हो गए, रोडवेज हो गई, ओके, रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब किसी भी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा तभी ग्रोथ आगे बढ़ पाएगी। ओके, तो अगर ऐसे देखो, स्कूल में बच्चे पढ़ाने, तो स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं होगी, ग्राउंड ही नहीं होगी अच्छी से, तो बच्चे कहाँ पे पढ़ाओगे? बिल्कुल इस तरीके से हर एक सेक्टर में, चाहे हॉस्पिटल का सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए चाहिए। तो इसी के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलेंस, डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ओके, तो इन सब मुद्दों के ऊपर जो है यहाँ पर फोकस किया जा रहा है इन डेवलप्ड इकोनॉमीज के द्वारा। और अगर हम चाइना का केस ले लें, तो चाइना अभी जो है ना वो भी इंटरनल सर्कुलेशन के ऊपर ही जोर दे रहा है। तो अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड है ना, पहले उसके ऊपर अभी जोर दे रहा है कि पहले उसको मैं पूरा करूं। क्योंकि जो क्षतिग्रस्त हुआ ना पैंडेमिक का, तो उसके दौरान सबको यहाँ पर ठेस पहुंची है, हर एक देश को पहुंची है। तो पहले यहाँ पर चाइना का क्या यहाँ पर फोकस रहता था, चाइना फोकस करके चलता था एक्सपोर्ट के ऊपर। ओके, तो चाइना यहाँ पर सबसे पहले मेन स्टे
अगर हम चाइना की जो पुरानी ग्रोथ देखें ना, तो उस वक्त उसका ज्यादा फोकस यहाँ पर एक्सटर्नल सर्कुलेशन के ऊपर था, जिसको कि हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो अभी वो भी जो है ना डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर फोकस करके चल रहा है। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर ज्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, सेंट्रल बैंक्स के ऊपर। सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं, जैसे भारत का आरबीआई ना, तो वैसे ही चाइना का सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना है। ओके, तो यहाँ पर यूएस का अपना अलग से सेंट्रल बैंक, तो हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक है जो कि उस देश की यहाँ पर जो करेंसी है उसको यहाँ पर रेगुलेट करके चलता है। ओके, तो उसकी मार्केट को जो यहाँ पर उसको रेगुलेट करके चलता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है कि जो यूएस, यूरोपियन यूनियन और जो जापान के यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक्स है ना, तो उन्होंने अपने अभी बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना पूल्स क्रिएट कर दिए लिक्विडिटी के, मतलब पैसा बहुत पानी की तरह अभी जो है ना बहाना शुरू कर दिया है जो यहाँ पर वर्ल्ड की कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए अलग अलग देशों के। ओके, जो भारत का जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरीके से लंदन का यहाँ पर इंग्लैंड का लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, यूएसए का यहाँ पर वॉल स्ट्रीट में है। ओके, तो इसी तरीके से अलग अलग मार्केट में पैसा सर्कुलेट होना शुरू हो गया, खासतौर पे इन तीन डेवलप्ड इकोनॉमीज के द्वारा। तो जिसके चलते क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट था ना वो यहाँ पर डिप्रेस हो गया, वो कम हो गया। ओके, तो जिससे यहाँ पर जो डिस्काउंट रेट निकल के मिलता है, मतलब जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, और मतलब कि जो आप फ्यूचर अर्निंग करोगे जहां पर भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वहां पर वो भी कम हो गया, डिस्काउंट रेट भी कम हो गया। ओके, तो जो भी अपनी कंपनी स्टॉक खरीदे थे या शेयर खरीदे थे, ओके, तो मतलब कि वहां पर भी जो आपको फायदा था ना, मुनाफा था, वो थोड़ा कम होना शुरू हो गया। और इनके द्वारा क्या हुआ, जो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर उछाल वहां पर आ गया। कहने का मतलब कि जितना यहाँ पर प्राइस पे किया था, जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई थी इन्वेस्टर्स के द्वारा शेयर खरीदने के द्वारा, शेयर खरीदने के समय, तो अभी अर्निंग उस हिसाब से नहीं हो रही। ओके, तो अभी ये इनके द्वारा जो यहाँ पर जो इनके जो सेंट्रल बैंक है, तो इनके द्वारा पैंडमिक के दौरान ये सब चीजें हुई हैं। ओके, उसके अलावा जो बात की जा रही है, तो अभी इस साल में जब एक्सपेंशन होगी, तो यहाँ पर जो प्रोस्पेक्ट यहाँ पर बनाया गया है कि किस तरीके से फिजिकल एक्सपेंशन करनी है, तो ये वाला फिजिकल ईयर जो है ना, अभी इनका कोशिश होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमने यहाँ पर एक्सपेंशन करनी है, बढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, इससे आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी, खासतौर पे जो मेटल्स का क्षेत्र है। ओके, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो अगर डेवलप करेंगे, तो यहाँ पर जो फ्यूल का यहाँ पर क्षेत्र, तो वहां पर भी डिमांड बढ़ेगी, और भी जो बाकी मटेरियल्स है तो उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। ओके, जब डिमांड बढ़ेगी ना, तो इस तरीके से ऑथर बात कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे कॉस्ट पुश जो इन्फ्लेशन है तो वो भी बढ़ता जाएगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहने का मतलब कि मतलब जिन भी चीजों की डिमांड बढ़ती है, जैसे हम यहाँ मेटल की बात कर रहे हैं, फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो इनका जिन जिन भी चीजों का कोई अल्टरनेटिव ना हो। ओके, तो फ्यूल का हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेटल्स का हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो इन्हीं के दायरे में बात कर जो हमें आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो जैसे महंगाई बढ़ेगी, तो उससे यहाँ पर फिर इम्पैक्ट पड़ेगा हर एक चीज के ऊपर, हर एक कॉमोडिटी के ऊपर। तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, जब महंगाई बढ़ेगी तो इन्वेस्टर्स भी क्या करेंगे कि अपना जो पैसा है, जो लिक्विडिटी है, वो दुनिया के और स्टॉक एक्सचेंजेस के अराउंड घूमती रहेगी। तो देखो, इन्वेस्टर्स भी ना जब भी पैसा लगाते हैं हमारी स्टॉक मार्केट में, जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड है, तो वो चीज पहले ये भाप लेते हैं कि भारत में क्या स्थिति चल रही है, क्या कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। तो जब भी ऐसा इंसिडेंस उनको लगता है ना, तो वो उठाकर पैसा किसी और जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी अभी 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यहाँ पर यील्ड अप हुआ था। तो कहने का मतलब कि हाल ही में यूएस बॉन्ड बॉन्ड में काफी सारा यील्ड हाई देखने को मिला था। तो यहाँ पर कितने पैमाने पर ये बढ़ा था, तो यहाँ पर मोर देन ए थर्ड टू ओवर 1.7% ओवर ए फ्यू वीक्स। तो कुछ ही हफ्तों में ये जो 10 साल का करार था यूएस ट्रेजरी यील्ड का, तो यहाँ पर ये बढ़ना शुरू हो गया, जिसके तहत जितने भी इन्वेस्टर्स थे, तो यहाँ पर कुछ हफ्तों पहले की बात, जब 10,000 करोड़ के आसपास जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने पैसा हमारी मार्केट से बाहर निकालकर इन्हीं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर यहाँ पर लगा दिया था, क्योंकि इनको यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था। तो यूएस में कोई भी जब इन्वेस्ट करता है ना, तो उसका विश्वास ज्यादा रहता है कि यहाँ पर स्टेबल इकोनॉमी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, और जिससे कि हमें जो भी इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसका डेफिनेटली हमें मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। तो जिसके चलते भारत में से यहाँ पर इकोनॉमी लॉस हो गया, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर पैसा बाहर निकल गया। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं जो जैसे जैसे महंगाई हमारे यहाँ पर बढ़ेगी ना, तो उसी तरीके से इन्वेस्टर को पता लगना शुरू हो जाएगा कि देखो, अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, तो फ्यूल प्राइसेस से बढ़ने के क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, जब वो अपनी जगह पहुंचेगा, तो जब वो बिकेगा, तो वो उसके दाम भी बढ़ जाएंगे। ओके, तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा है ना, वो यहाँ पर इरोड हो रहा है, मतलब यहाँ पर जंग लग रहा है पैसे को। तो जिसके चलते वो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, पास पैसा अपना उस जगह फ्लो में रखते हैं जहां पर उनको अच्छा खासा एक तरह से स्टेबलाइजेशन उनको नजर आती हो वहां पर। ओके, तो इसी के चलते जो सेंट्रल बैंक्स है ना, तो अभी इनको यहाँ पर दोषी ठहराया जा रहा है। तो अभी इनको कोशिश करनी होगी, इनको मीजर्स जो है ना अपनाने होंगे,
अगर सही तरीके से इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ना, नहीं तो अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती जाएगी, अगर आने वाले समय में महंगाई बढ़ी, तो उसके फिर यहाँ पर सेल्फ फुलफिलिंग जो है ना हार्म होंगे अपने आप से पैदा किए यहाँ पर जो ना, जो यहाँ पर हार्मनेस होगी तो वो इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पर पड़ती जाएगी। तो फिर से यहाँ सेंट्रल बैंक जो है ना, तो उसको फोर्स यहाँ पर हो जाएगा कि वो यहाँ पर रेट्स बढ़ाए। ओके, तो अभी जो आरबीआई का रेपो रेट है वो 4% के आसपास चल रहा है, तो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा जब महंगाई बढ़ेगी। देखो, आरबीआई जो है ना, तो वो इसी चीज को कंट्रोल करके चलता है कि जब भी महंगाई ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाए ना, तो जब जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाए, तो उसको यहाँ पर कवर करने के लिए फिर क्या आरबीआई क्या करता है कि लिक्विडिटी को सोक कर लेता है, मतलब मार्केट से लिक्विडिटी को अपने और खींच लेता है, पैसा वापस बैंकों में चला जाता है। तो इसके इससे क्या होता है कि इससे अगर पैसा हाथ में नहीं रहेगा, तो फिर चीजें कहाँ से खरीदेंगे लोग। तो इस तरीके से इस सिचुएशन को बनाया जाता है जब यहाँ पर अपने जो रेट्स होते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, तो इन चीजों को जब बढ़ाता है आरबीआई, फिर बाद में जब देखता है कि इन्फ्लेशन महंगाई यहाँ पर कंट्रोल होने शुरू हो गई है, फिर बाद में लिक्विडिटी रेस कर देता है, फिर उस समय रेपो रेट वगैरह उसको कम कर देता है। तो अभी कम चल रहा है, ओके, तो अभी सिर्फ 4% का है, तो अभी उसने नहीं बढ़ाया है आरबीआई ने। तो उसका रीजन यही है कि डिमांड तो वापस आए। तो अभी पैंडेमिक के बाद इकोनॉमी बुरी तरह से हमारी, उसकी हालत खराब हो चुकी है, तो अभी डिमांड दोबारा से रेज हो। सभी सेक्टर्स अभी भी जो है ना रिवाइव नहीं हो पाए हैं। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है उधर की तरफ से कि अगर दोबारा से रेट जो है बढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ खराब होगी हमारी। तो जो कि अब हम रफ्तार धीरे धीरे पकड़ लें, दोबारा से वही पोजीशन पर हम पहुंच सकते हैं। और आगे आखिर में बात करें कि जो हमारा भारत का सेंट्रल बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो अभी उसको यहाँ पर लुक करके चलना होगा, देख के चलना होगा कि जो टेम्परेरी प्राइस सर्ज हो रहे हैं, मतलब कि अगर टेम्परेरी कोई महंगाई किसी भी कमोडिटी की बढ़ रही है, वो ज्यादा देर तक नहीं रहे। ओके, तो इसी इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारी ग्रोथ है ना वो बूस्ट होती रही। तो ये बात यहाँ पर मॉनिटर करके चलनी होगी आरबीआई को। और यहाँ पर अगर कुछ प्राइसिंग पावर दी जाती है, तो प्राइसिंग पावर मतलब कि महंगाई कंट्रोल में रहती है, तो फिर यहाँ पर ये जो जितनी भी फार्म्स है भारत में, तो उनको हेल्प मिलेगी। तो उनका माइंड बनेगा कि वो इन्वेस्ट करें अलग अलग सेक्टर्स में। ओके, तो जिससे कि आने वाले समय में भारत की ग्रोथ बढ़े। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है फोकस करके चलनी होगी। यहाँ पर आरबीआई को पूरा का पूरा मार्केट को रेगुलेट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर सप्लीमेंट करना होगा जो स्टेट स्पेंडिंग है, स्टेट स्पेंडिंग जो अभी भारत सरकार स्पेंड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि बजट में अनाउंसमेंट की हुई थी। अभी हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहा है, okay, जिसके तहत हमें 111 लाख करोड़ रुपए चाहिए। ओके, तो इतने बड़े यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उसके अंतर्गत 7,000 यहाँ पर जो है ना प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के यहाँ पर तहत। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको बिल्ड किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो अभी यहाँ पर 2025-26 तक का टारगेट है कि हम इसको कंप्लीट करें। और इसके अलावा भी भारत सरकार और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर खर्चा कर रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट करनी है, सप्लीमेंट देना है जो हमारी भारत सरकार है उसको। तो इसके चलते प्राइवेट इन्वेस्टर जो है ना, तो उनको भी आगे लाना होगा कि वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड करें। तो यही इसी सेम समय में यहाँ पर बात करें कि आरबीआई को अभी फोकस करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। ओके, तो क्योंकि अभी जो पूरा सिनेरियो वर्ल्ड में चल रहा है ना, वो फुटलूज कैपिटल, जैसे मैंने अभी बात की कि पैसा बाहर निकाल लिया मार्केट से, और दुनिया की और जो इकोनॉमी है वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इन्वेस्टर्स ने, जो कि उनको वहां पर मुनाफा आ रहा है। तो अभी इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है कि जो अगर पैसा किसी ने हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट किया है ना, तो वो यहाँ यहाँ पर रहे, ज्यादा समय तक रहे, जो कि उस पैसे को यूज किया जाए और आगे जो हमारी कंपनीज हैं वो आगे परस्यू करें, ग्रोथ की ओर ऊपर फोकस करें। और जब पैसा कम हो जाता है तब डिले हो जाता है, प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, तो उससे नुकसान होता है देश का। ओके, तो ये पूरी सिचुएशन हमें बनाकर चलनी होगी। तो ये कैसे बनेगी, महंगाई को कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर इस तरीके का सिनेरियो बनाना होगा कि इन्वेस्टर्स जो ना उसका ट्रस्ट बने हमारी मार्केट में, वो जाए ना वो आए। ओके, तो चलिए अभी एडिटोरियल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लानिंग टू स्टेम ए सेकंड कोविड वेव। तो सेकंड कोविड वेव जो अभी चल रही है, तो अभी 1 साल हो गया, पहले भी 1 साल पहले ही जो था ये कोविड-19 के केसेस बड़े पैमाने पर इनमें सर्ज देखने को मिला था। तो अभी मार्च गुजरा है, तो अभी वही सिचुएशन सेम चल रही है। तो सेकंड वेव अभी बोला जा रहा है इसको। तो अभी जो ना डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान जो है वो यहाँ पर अभी मूव चला गया है भारत सरकार के द्वारा कि हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से अप्रोच करेंगे। ओके, तो अभी मेन फोकस होगा कि जहां जहां पर भी ज्यादातर जो यहाँ पर केसेस जिन एरियाज में ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, तो वहां उसके आसपास जो है ऐसी फैसिलिटी डेवलप की जाए कि वहां पर लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो अभी तो कुछ सरकारें ऐसा भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है कि जिन राज्यों में अभी ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर गली गली जाकर जो है ना वैक्सीनेशन की जा रही है। ओके, तो ये होना शुरू हो गया है कुछ राज्यों में। ओके, तो जैसे यहाँ पर कोई भी एक लोकेशन होगी, तो वहां पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, तो एक एक करके जो है वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना टीम्स को बांटा जा रहा है अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा। तो कोशिश की जा रही है कि जो सर्ज है ना उसको कम किया जाए।
तो अभी इसी चीज की बात करें कि जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान अभी बनाया गया है टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, तो अभी ये अच्छा स्टेप है कि जहाँ जो है यहाँ पर सेकंड वेव को हम अच्छे तरीके से जो है इसको कंट्रोल कर पाए। तो यहाँ पर जो एफर्ट है ना, तो यहाँ पर इसकी बात करें कि विल बी क्रिटिकल नॉट जस्ट टू अवॉइड स्टेट वाइड एंड नेशन वाइड लॉकडाउन बट आल्सो टू टारगेट वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर एक तो बात ये होगी ना, हमने लॉकडाउन को यहाँ पर अवॉइड करना है, स्टेट वाइज लॉकडाउन भी नहीं लगने चाहिए, वो भी देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। राज्यों है तो देश है, ओके, तो राज्यों से तो देश बनेगा ना। तो राज्यों में अगर यहाँ पर लॉकडाउन लगना शुरू हो गया तो बात तो वहीं पर आ गई। तो ये चीज हमने अवॉइड करनी है, यहाँ पर नेशन वाइड जो लॉकडाउन है वो भी अवॉइड करने हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज फोकस करनी है कि हमारा जो टारगेट वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो भी चलता रहे। कहने का मतलब जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया जिस हिसाब से हमने रखा था, जिनको प्रायोरिटी के हिसाब से हमने वैक्सीनेट करना था, तो उनको हम करते रहे साथ ही साथ। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये वैक्सीन डायरेक्टिंग की बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बात, यहाँ पर बड़ी बात ये कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट में वैक्सीनेशन जहां जहां पर चाहिए ना, तो हमें वहां पर अवेलेबल भी करवानी है। सप्लाई जो है ना उसको भी इंश्योर करना है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि वेस्टेज कम से कम हो। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे किसी ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया कोविन ऐप पर, तो उसका जब यहाँ पर टाइम स्लॉट आया कि आपने इस टाइम पर जाकर वैक्सीन करवाना, तो वो पहुंचा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर इस ये जैसी ऐसी चीजें हमने नहीं करनी है। जो आम सिटीजन है ना, तो उनको इन चीजों से यहाँ पर उस इन बातों को अवॉइड करना है, ताकि जो वेस्टेज है यहाँ पर वैक्सीन की वो ना हो, क्योंकि भारत सरकार खुद से पैसा खर्चा करके लगवा रही है। तो ये भी आम टैक्स पेयर्स का ही पैसा है, लोगों का ही पैसा है जो इसके ऊपर लग रहा है। तो इसको अगर इसकी वेस्टेज होती है तो हमारा ही नुकसान है इसमें, और किसी का नुकसान नहीं है। ओके, तो अभी 10 राज्यों की बात कर रहे हैं कि जिन्हों जो कि मतलब जहां पर हर दिन जो है ना 1,000 से ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं कोरोना वायरस की। तो अभी जो है वैक्सीन जो है इन्हीं यहाँ पर राज्यों में यहाँ पर लगाई जा रही है बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर ये एक्शन प्लान जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसमें बात की गई थी कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हम यहाँ पर अप्रोच करके चलेंगे, तो अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है इन राज्यों ने। तो यहाँ पर जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है ना, तो यहाँ पर खास तौर पे जो ये वाले राज्य हैं, ओके, तो जो इनके जो शहर है, जो कस्बे हैं, तो यहाँ पर हमने कोशिश करनी है कि ये बड़े पैमाने पर बढ़ती रहे। ओके, तो साथ में साथ इनका जो यहाँ पर क्राइटेरिया ना, तो उसको भी हम फॉलो करके चलते रहे। और साथ ही साथ हमने ये भी ध्यान रखना है कि जिन राज्यों में से सपोज करो केसेस नहीं आ रहे, जहाँ कम आ रहे हैं, तो ये मतलब नहीं बना लेना है कि वैक्सीन जो है सिर्फ और सिर्फ जो गिने चुने राज्य है तो वहीं पर हम फोकस कर दें। हमने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मैपिंग आप करोगे ना, तो यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें। ओके, मतलब कि जहां जहां पर भी बड़े पैमाने पर जरूरत है, तो मतलब उस पैमाने पर वैक्सीन की सप्लाई वहां पर पहुंचती रहे। ओके, तो इस तरीके से अपने अपना प्लान बनाकर चलना है। कोई राज्य पीछे न रह जाए, मतलब जहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वहां पर हमने सप्लाई नहीं भेजी, तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो इसी इसी को हम यहाँ पर मैनेजमेंट बोलते हैं कि यहाँ पर गवर्नेंस कैसे दिखाई जा रही है। तो यही अच्छी गवर्नेंस तभी होगी जब अच्छे पैमाने पर हम सबको टारगेट करके चलेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर असम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या प्लान कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, या फिर जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर ना जो कोविड चेन फैसिलिटीज है गांव में, तो यहाँ पर सबको यहाँ पर इकट्ठा करके जो है ना काउंटर करके चल रहे हैं। कहने का मतलब कि सब जगह पर यहाँ पर अप्रोच लगाई जा रही है कि जहां जहां पर भी हम सेंटर बना दें, जहां जहां पर लोग अप्रोच कर सके, तो यहाँ पर आए और वैक्सीनेशन जो है अपनी करें। तो यहाँ पर विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सब जगह जो है असम गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इस तरीके से काम कर रही है। कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, सबको यहाँ पर जो है इकट्ठे करके यहाँ पर कोल्ड चेन फैसिलिटीज भी इनको प्रोवाइड करी। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी कहने का मतलब कि अगर वैक्सीन रखी जाती है इन एरियाज में, तो सेफ रहेगी काफी समय तक, तो वैक्सीन खराब नहीं होगी। तो एडिशनली यहाँ पर असम गवर्नमेंट जो है ना, वो एडिशनल वैक्सीन सेंटर जो है ना अलग अलग एरियाज में वो भी बना रही है। खास तौर पे यहाँ पर जो आबादी इस तरीके से, जिनकी हम कह सकते हैं कि मतलब जो एज लिमिट इस तरीके से है कि जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं कोविड-19 से, तो ऐसी पॉपुलेशन को स्पेशली जो है टारगेट करके चल रही है असम गवर्नमेंट। तो अभी ऐसी डिटेल प्लानिंग हम करके चलेंगे, तो यहाँ पर जो साथ ही साथ वैक्सीनेशन जो अपॉइंटमेंट्स है उसको भी यहाँ पर जो है परमिट करके चलेंगे समय के हिसाब से। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो वेस्टेज है ना, तो वो हम बचा सकते हैं। ओके, जो हमारी ये प्रीशियस वैक्सीन डोजेस है, तो उनकी वेस्टेज हम बचा सकते हैं, तो जो कि बहुत जरूरी है। ओके, साथ ही साथ जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वैक्सीन का, और दूसरी ओर जो भारत बायोटेक है, तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कोविशील्ड की वैक्सीन डेवलप कर रहा है, और जो भारत बायोटेक है वो कोवैक्सीन की यहाँ पर जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की, वो डेवलप कर रहा है। भारत बायोटेक जो यहाँ पर वैक्सीन डेवलप कर रहा है वो इसकी खुद की बनाई हुई है, क्योंकि दोनों की दोनों प्राइवेट कंपनीज हैं। और भारत भारत बायोटेक जो यहाँ पर जो यूज कर रहा है, तो इसकी जो यहाँ पर रिसर्च है, अपनी रिसर्च है, प्लस यहाँ पर जो आईसीएमआर है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, दोनों ने मिलकर कोवैक्सीन बनाई है। तो ये जो कोविशील्ड ये बना रहा है ना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है जो कि इनको दिया हुआ है। उसका एक्चुअल जो मैं नाम है ना वो है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ओके, लेकिन जो यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट जब इसको बना रहा है तो उसको नाम कोविशील्ड दिया गया है। तो ये दोनों भी जो अभी क्या करने जा रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। ओके, तो अभी अपने पॉपुलेशन के जो साइज है उसके हिसाब से, और साथ ही साथ जब जो प्रायोरिटाइजेशन हमें यहाँ पर करनी है, तो ये सब चीजें हमें देखनी होगी कि कहाँ पर जो है सबसे पहले हम वैक्सीनेशन जो है वो करें। तो अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो अभी बयान आया है, तो वो भी कह रहे हैं कि 100 मिलियन डोजेस ओके पर मंथ के हिसाब से ये बनाएंगे। ओके, अभी की जो कैपेसिटी है वो कम है। अभी 60 मिलियन डोजेज जो है अभी बनाए जा रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और 20 मिलियन डोजेज जो है अभी बनाए जा रहे हैं भारत बायोटेक के द्वारा। तो अभी ये बोल रहे हैं कि हम भी 40 मिलियन डोजेज तक पहुंचेंगे। ओके, मतलब कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी आने वाले समय में। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑथर बात करें कि जो अप्रूवल प्रोसेस है नई वैक्सीन का, उसको भी फास्ट अप करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों वैक्सीन के सहारे हम बैठे रहे। तो आमतौर पे अब जब आप वैक्सीनेशन करवाने जाओगे तो जहाँ तो आपको कोवैक्सीन लगेगी और या फिर आपको कोविशील्ड लगेगी, दोनों में से कोई एक वैक्सीन लगेगी आपको। ओके, तो फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। फिर आपको एक टाइम सीमा मिलेगी कि आपका अगला वैक्सीन जो दूसरी डोज लगेगी वो कब लगेगी। ओके, तो दूसरी डोज का समय अलग अलग है अगर वैक्सीन के हिसाब से। ओके, तो मिनिमम यहाँ पर 5 से 6 हफ्ते का समय लगेगा, उसके बाद ही आपको दूसरी डोज लगने वाली है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि जो इस इनके अलावा जो और वैक्सीन है ना, तो उनका भी अप्रूवल जो है ना उसको फास्ट करो नई वैक्सीन का। जैसे यहाँ पर रशिया ने बनाई है स्पुतनिक 5 करके, तो इसको भी इमरजेंसी अप्रूवल आप दो कि मतलब जरूरत पड़े तो इसको भी बड़े पैमाने पर हम यहाँ पर खरीदें, लगाएं। और इसके अलावा एक और यहाँ पर भारत की कंपनी जिसका नाम है कैडिला। ओके, तो ये भी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवाइयां बनाने का काम करती है, वैक्सीन प्रोडक्शन करती है। तो अभी इन्होंने भी यहाँ पर इंडिजिनियसली यहाँ पर जो है वैक्सीन जो है डेवलप की है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि इनको भी हमने अप्रूवल देना है, लेकिन हमने यहाँ पर ये कोशिश करनी है कि जो थॉरोनेस है ना, तो उसको सेक्रीफाइस नहीं करना है। कहने का मतलब है कि जो बारीकियां हमने यहाँ पर देखी है, जो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो वैक्सीन बनाई है, जब भारत बायोटेक ने बनाई है, तो उनको हमने पास तभी किया जब हमने सभी उनको आंकड़ों पे देखा कि ये खरी उतर रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई नई वैक्सीन भी बनकर आ रही है ना, तो उनको भी हमने उनको भी थॉरोनेस मतलब बिल्कुल थॉरोली चेक करना है हमने। ओके, सही तरीके से चेक करना है कि हाँ वो सही मायने में यहाँ पर काबिल है, यहाँ पर असर कर रही है नहीं कर रही है। इसके अलावा बात करें कोविन ऐप की, तो कोविन ऐप ऐसी ऐप है जो मोबाइल फोन पर आप डाउनलोड करेंगे तो आप जो ना अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। आपको टाइम स्लॉट मिल जाएगा, तो उसी टाइम स्लॉट पे आपने जाना है, अपना आधार कार्ड साथ में लेकर जाना है, तो और आपको वैक्सीन जो है वो लग जाएगी। और इन चीजों में हम यहाँ पर जो है ना माल फंक्शन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा ऑथर का कहना है। अभी हाल ही में क्या हुआ था, 1-2 हफ्ते पुरानी बात है कि ये कोविन ऐप ने काम करना ही बंद कर दिया था। तो यहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस आनी शुरू हो गई, एरर आनी शुरू हो गई। तो अभी सिचुएशन ये है कि हम ये चीजें बर्दाश्त अभी नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि ऐसे यहाँ पर एरर आने शुरू हो जाए जब यहाँ पर मास वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा हो किसी देश में। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से डाटा को यहाँ पर मैनेज करना है हमने। ओके, तो बिफोर एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वैक्सीनेशन, तो सब सब टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो डाटा को सही तरीके से मैनेज करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर वैक्सीन पासपोर्ट्स बनाने, मतलब वही जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल रहे हैं, मतलब कि आपको वैक्सीन लग गई है, दूसरा डोज कब लगेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, मतलब कि ये इस तरीके की कंफ्यूजन ना हो कि मतलब कि एक बार जिसको वैक्सीन लग गई ना, पर्टिकुलर एक सबूत रहे भारत सरकार के पास भी और सिटीजन के पास भी। ओके, तो अभी इंडिया जो है ना सेकंड वेव जो है पैंडेमिक की वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एफर्ट अभी हमें चाहिए कि यहाँ पर वायरस को हमने खत्म करना है, तो वैक्सीनेशन करना है बड़े पैमाने पर अपनी पॉपुलेशन को सिस्टमैटिक तरीके से और कोऑर्डिनेटेड जो है कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तो सही तरीके से हमने आगे बढ़ना है, सही अप्रोच लगा के आगे बढ़ना है। तो चलिए अभी एडिटोरियल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हाउ गुड इज द बैड बैंक, क्रिएट ए मार्केट फॉर स्ट्रेस्ड लोन्स सो दैट बैंक्स कैन जंक बैड लोन्स एंड मूव ऑन। तो कहने का मतलब है कितने अच्छे हैं बैड बैंक, तो एक मार्केट क्रिएट करिए जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैड बैंक के बारे में हो। ओके, तो जैसे देखो ना हर एक चीज की मार्केट बनी होती है। अगर आप किसी ज्वेलरी की शॉप में जा रहे हो तो उसके आसपास में आपको बहुत सारी ज्वेलरी की दुकानें देखने को मिलेंगी। ओके, तो इस तरीके से हर एक सेक्टर में एक मार्केट डेवलप होती है, तो उनका अच्छे से व्यापार बढ़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से बैड बैंक की भी एक मार्केट बनाओ, तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो यही सुझाव जो है ना यहाँ पर ऑथर की तरफ से दिया जा रहा है, ताकि जो कि बैंक एक बार अपना बैड लोन बेच दें इस मार्केट में, जिस जहां पर भी अच्छा दाम मिले बैंकों को तो वहां पर बेच दें, और बाद में अपना काम जो है बैंक वो करते रहे, जो भी उनका काम है लैंडिंग का, तो वो करते रहे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स अपना पैसा सेव करते तो वो काम वो करते रहे। तो ऐसी बातें यहाँ पर की गई। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या बात कर रहे हैं उधर, शुरुआत में बात बात करें कि जो यहाँ पर बैक कर रहे हैं ना कि भारत अभी एक मेगा बैड बैंक प्लान लेके आ रहा है। तो अभी भारत सरकार ने भी इसके बारे में अनाउंसमेंट की है।
तो जो इसके बैकर्स हैं, जो इसकी सपोर्ट करते हैं, तो वो उनको उनके लिए यूजफुल होगा अगर यहाँ पर वो बैड बैंक का जो जो हिस्ट्री रहा है ना, जो इतिहास रहा है, उससे कुछ अगर सीखने की कोशिश करें तो अगर हम इतिहास पढ़ेंगे ना तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो वही सीखी हुई चीज आगे हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। जो गलतियां हम पाएंगे हिस्ट्री में कि जो हुई है अगर बैड बैंक के रिगार्डिंग कुछ भी जो काम हिस्ट्री में हो चुका है, तो जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है बैड बैंक का, तो रिसेंट हिस्ट्री इसके बारे में बताती है कि यहाँ पर रेजोल्यूशन ट्रस्ट कॉर्पोरेशन जो है ना, वो इस यहाँ पर बनाया गया था यूएस में 1989 में इसको बनाया गया था। तो ये बनाया क्यों गया? तो यहाँ पर बनाया गया था इसको 1000 प्लस सेविंग्स एंड लोन इंस्टीट्यूशन, तो इनको यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन हो गया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला। तो यहाँ पर स्मॉल मॉर्टेज लेंडर्स और डिपॉजिट टेकर्स थे, जिनको कि यहाँ पर जिनका लोन था बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रेस हो गया था, जिनको सही करने के लिए रेजोल्यूशन ट्रस्ट कॉर्पोरेशन नाम का यहाँ पर ट्रस्ट जो था उसको सेटअप किया गया अमेरिका में। और इसके अलावा बात करें कि ज्यादातर जो एशियन इकोनॉमीज हैं, तो वहां पर भी बिल्कुल इसी तरीके का एक सेम वेरिएंट जो था बैंक बैड बैंक मॉडल देखने को मिला, जो कि यहाँ पर बनाया गया था कि जो भी फाइनेंशियल सिस्टम जिस तरीके से भी तंगी आई है ना, उसको सही करना है। खासतौर पर जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 1997 में, ओके, तो उस समय खास तौर पे जो एशियन इकोनॉमिक्स थी वो बहुत बदतर हालत में चली गई थी। तो उस समय बैड बैंक की यहाँ पर उनको भी जरूरत थी, तो वहां पर भी उन्होंने कोशिश की थी अलग अलग देशों के द्वारा एशिया में कि किस तरीके से जो है फाइनेंशियल सिस्टम को सही किया जा सके। तो अगर हम बात करें एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो ये 1997 में हुआ था। तो ये थाईलैंड से शुरू हुआ था, जो यहाँ पर थाई बाट यहाँ पर थाईलैंड की करेंसी है, जो कि यूएस डॉलर के मुकाबले में इसकी डिवैल्यूएशन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़नी शुरू हो गई। तो यहाँ पर नुकसान होना शुरू हो गया, जिसके तहत जो थाई गवर्नमेंट थी तो वो एक्सचेंज रेट से ही बाहर आ गई। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये क्राइसिस शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये बाकी की जो ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स थी वहां पर फैल गया। ओके, तो उस समय भी ये बैड बैंक को यहाँ पर बनाए इसकी सुविधा दी गई थी, इसको बनाया गया था। और यहाँ पर जो है ना बात कर रहे हैं कि क्या लेसन है, तो उनके बारे में यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो है कि अच्छी खबर है। तो जो बैड बैंक्स यहाँ पर बनाए गए हैं, तो यहाँ पर रीजनेबली सक्सेसफुल रहे हैं हैंडलिंग करने के लिए जो बैड लोन प्रॉब्लम थी। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ऑथर बात कर रहे हैं। और जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो आरटीसी बनाया गया था, जिसको हम रेजोल्यूशन ट्रस्ट कॉर्पोरेशन कह रहे हैं, उसने इफेक्टिवली फंक्शन किया। ओके, एज ए यहाँ पर गेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी, मतलब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर उसने बहुत बड़े पैमाने पर अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया। और उसको यहाँ पर पैसा भी दिया गया, मतलब था जो कि मिड 1990s में जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आ रही है किसी भी क्षेत्र में, खासतौर पे फाइनेंस के क्षेत्र में, तो उसको वो सॉल्व करे। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी तरीके की यहाँ पर रिजर्वेशन इसको दी गई कुछ क्वार्टर्स तक, जिसके चलते यहाँ पर जो भी अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा था अप टू 121 बिलियन यूएस डॉलर तक का, तो यहाँ पर इसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी दी गई कि इसको मैनेज करे सही तरीके से। और जो यहाँ पर जो बैड लोन है तो उसको सही करे, इस प्रॉब्लम को सही करे, ताकि जो पैसा जो है ना वो खराब ना हो अमेरिकन टैक्स पेयर का। ओके, जिन जिन भी लोगों को यहाँ पर यहाँ पर जो 1000 प्लस सेविंग और लोन इंस्टीट्यूशंस में पैसे जमा इन्होंने करवाए हुए थे। ओके, तो अभी इनका सोल्यूशन इन्होंने निकाला, तो उसने निकाला। ओके, तो यहाँ पर अप टू 121 बिलियन डॉलर इसने यहाँ पर काम किया, इतने तक का ये रेजोल्यूशन कर पाया। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितना जिस जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था, वो पर्पस पे कहीं ना कहीं किसी रूप तक ये कामयाब हुआ। आगे बात यहाँ पर कर रहे हैं कि पब्लिकली फंडेड, तो जहां पर भी पब्लिकली फंडेड मतलब सरकार के द्वारा जहां पर फंडिंग की जाती है, तो कोरियन एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, तो कैमको शॉर्ट फॉर्म में इसको कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसको भी स्टार्ट किया गया कि ये भी जो ना एसेट्स को बाय करे। तो 1997 में इसको स्टार्ट किया, तो इसने यहाँ पर 2/3 जो बैड लोन्स थे ना, तो उसको यहाँ पर डिस्पोज किया, मैनेज उसने कर दिया अप टू 2002। मतलब कि जिस पर्पस के लिए इसको बनाया था उसमें काफी हद तक ये सक्सेसफुल रहा। ओके, तो बहुत बड़े पैमाने पर इसने बाय आउट किया, खरीदा जो यहाँ पर स्ट्रेस्ड एसेट्स थे, जो यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके थे। और यहाँ पर आगे बात करें मलेशिया की धनहरता, क्योंकि तो धनहरता की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये भी एक कंपनी है मलेशिया की। तो इसको भी जो यहाँ पर टारगेट मिला था, तो इसने अपना लाइफ टाइम जो टारगेट था, ओके, अप टू 30.35 बिलियन मलेशियन रिंगिट। ओके, तो ये इसने इसको यहाँ पर इसका जो रेजोल्यूशन था वो इसने निकाल दिया। तो यहाँ पर जो इसने परचेजिंग की थी वो की थी MYR 52.44 बिलियन, यहाँ पर जो ये मलेशियन रिंगट है इसकी, वो उसमें से 30.35 बिलियन की यहाँ पर इसने रेजोल्यूशन इसने कर दिया। इतना टारगेट जो इसका था लाइफ टाइम, इसको इसने अचीव कर लिया। ओके, तो मतलब कि जितना यहाँ पर कोशिश हो सकती थी एज ए बैड बैंक कि बैंकों से उनका एनपीए खरीद के उनका रेजोल्यूशन निकाला जाए, तो उसमें यहाँ पर 30.35 बिलियन तक के इसने रेजोल्यूशन निकाल दिया, इसका फायदा इसको मिला मिला। ओके, आगे यहाँ पर बात करें कि जो एग्जांपल्स है बैड बैंक की,
तो यहाँ पर जो प्रॉफिट में जा रहे हैं तो उसके बारे में भी बात की जा रही है। जो जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बात करें कि सिटी होल्डिंग्स, ओके, तो सिटी होल्डिंग्स करके यहाँ पर बात करें कि सबसे सक्सेसफुल शायद यही रहा है अब तक की जो भी इतिहास है बैड बैंक के बारे में, जितना भी अभी नेशंस के बारे में हमने पढ़ा है। और इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इन्होंने यही सिटी होल्डिंग्स नाम का एक यहाँ पर जो था एक अदारा क्रिएट किया था 2009 में। तो इसको बनाने का मकसद यही था कि जो भी टॉक्सिक एसेट्स है सिटी ग्रुप के, मतलब कि टॉक्सिक कहने का मतलब वही जहां पर लॉस हो रहा है, जहां फिर जो ब्याज की किस्तें वगैरह नहीं भर पे तो नॉन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनते जा रहे हैं, तो उनके लिए अलग से यहाँ पर सिटी होल्डिंग्स नाम से एक अदारा बनाया गया। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें रखी गई, जो भी आप इनका इनका रिटेल ब्रोकरेज था, जो भी यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का यूनिट था, मतलब जितनी भी कंपनीज थी, इसके अलावा और भी जो इनके यहाँ पर लोन्स थे, जहां पर ये जो मैक्सिकन ऑटो सप्लायर, तो इनकी रिगार्डिंग भी जो इनका टाइप था, जो भी इनका लोन बन रहा था, सब चीजों को यहाँ पर रखा गया सिटी होल्डिंग्स में। और यहाँ पर ये काफी हद तक सक्सेसफुल रहे। 2015 तक ठीक ठीक इनका यहाँ पर सिचुएशन चली, लेकिन 2017 तक यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्होंने यहाँ पर अपना जो रेजोल्यूशन था वो निकाल लिया, ओके, जो सोल्यूशन था वो इन्होंने बड़े पैमाने पर निकाल लिया। ओके, तो बैड बैंक का एक्चुअल में काम क्या है? देखो, बैड बैंक का काम है कि जो भी बैंक है ना, या फिर कोई भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, तो अगर वो उसके पास एनपीए होगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगी, तो उसका फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक तरीके का लोड ही है, बर्डन ही है, जो बैंक के ऊपर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ओके, तो बैंक का काम है कि यहाँ पर लैंडिंग करना, ओके, तो दूसरा यहाँ पर जो सेविंग डिपॉजिट होता है उसका यहाँ पर पूरा उसको सर्कुलेशन को मैनेज करना। इसके अलावा और किसी फालतू काम पर बैंक जाएगा ना, तो उसके उसके लिए इतना टाइम नहीं है। ओके, तो उसके लिए अलग से टाइम चाहिए, तो वैसे ही बहुत बड़ा प्रेशर रहता है यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली के ऊपर। ओके, तो ऐसे अदर एक्टिविटीज वो नहीं कर सकता, जिसके तहत यहाँ पर बैड बैंक यहाँ पर बनाने की बात चल रही है। तो ये बैड बैंक क्या करेगा, उन्हीं एनपीएस को बैंकों से खरीद लेगा। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर भारत में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो कि जिनके पास बहुत बड़े पैमाने पर एनपीए है, तो सपोज करो 1 लाख करोड़ का एनपीए है, जो कि कोई बैंक जो है ना अभी बैड बैंक को बेचने जा रहा है, तो बैड बैंक भी जो है ना वो खरीदेगा। वो उस 1 लाख करोड़ का जो यहाँ पर जितना भी एनपीए होगा उसको, या उसके बदले में 1 लाख करोड़ रुपया नहीं देगा वो। ओके, उसके बदले में हो सकता है वो 50,000 करोड़ रुपया दे दे, या फिर 70,000 करोड़ रुपया दे दे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर काम बनता है। ओके, देखो, बैंकों का तो वैसे टोटल नुकसान हो गया ना, बैंक बैंक का तो नुकसान हुआ 1 लाख करोड़ का। अगर उससे 1 लाख करोड़ के बदले 70,000 करोड़ भी मिल जाए, तो बैंकों को और क्या चाहिए? ओके, तो फिर वो 70,000 करोड़ में जब खरीदेगा ना बैड बैंक, तो उस 1 लाख करोड़ को दोबारा से खुद से यहाँ पर एवेल्युएट करेगा, देखेगा कि अब इसका मैं सोल्यूशन कैसे निकालूं। ओके, तो ये बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है ना, जितनी भी कंपनीज की मैंने एग्जांपल ली, तो सिमिलर प्रोसीजर वहां पर चलता रहा है। ओके, तो फिर बैड बैंक क्या करेगा, सोल्यूशन कैसे निकालेगा? तो सोल्यूशन इस तरीके से निकालेगा, पहले तो खुद से यहाँ पर पैसा इन्फ्यूज करेगा इसमें। ओके, तो पैसा इन्फ्यूज करेगा तो कोशिश करेगा कि जिस भी borrower का ये एनपीए था, जिन भी इकट्ठा मिला लो, जिन जिन भी लोगों ने लोन लिया था जो किस्तें नहीं ब्याज की भर पाए, तो एक यहाँ पर कोशिश करेगा खुद से यहाँ पर इन्फ्यूजन करके कि चलो दोबारा से काम शुरू हो, दोबारा से इस पैमाने पर ये लोन आगे काम करे, जिसने भी लोन लिया था आगे उसका काम शुरू हो, और यहाँ पर उसको इतने काबिल बनाओ कि दोबारा से वो इंटरेस्ट दे सके। अगर ऐसा नहीं चलता, फिर एक जो आखिरी रास्ता बचता है वो यह है कि जो एसेट्स थे ना, जो भी एसेट्स यहाँ पर जिस भी borrower ने खरीदा उसको सेल कर दो, फिर जितना पैसा आएगा फिर वो सीधे बैड बैंक के पास जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बैड बैंक जो ना सोल्यूशन निकालता है। ओके, जो भी एनपीएस हो उनके बारे में, तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो चलेगा। तो अभी बैड बैंक जो भारत में बनाया गया ना, तो अभी उसके लिए 9 अलग अलग बैंक है, सरकारी बैंक है, जो कि पैसा डालेंगे उसमें। और इसके अलावा 2 यहाँ पर सरकारी कंपनीज हैं जो कि पैसा डालेंगे इस बैड बैंक में, जिसके तहत इसके पास फंड आएगा, और उसी फंड को यूज करके आगे बिजनेस चलेगा। ओके, तो इसमें भी एक ना प्रॉफिट ढूंढा जाएगा आने वाले समय में। इसको मार्केट के तौर पर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, कि मतलब कि एक देश में एक बैड बैंक ना हो, बहुत सारे बैड बैंक हों, तो इसकी भी एक तरह से मार्केट बने। तो बैंक जो है ना, एक अपना अपना 1 लाख करोड़ रुपया एक जगह बेचकर एक साइड पे हो गया, वो अपने काम पर अभी मस्त हो गया, बस यही करना है। ओके, तो यही चीज के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग ये सिटी होल्डिंग्स की बात करें कि 2017 तक ये भी जो इनका जो एनपीए था, काफी हद तक इनका सोल्यूशन निकल आया। और आगे बात करें जो स्वीडन का सेकुरम एंड रिट्रीवा, तो ये भी सेटअप किया गया था स्वीडन की सरकार के द्वारा, तो यहाँ पर अर्ली 1990s में। तो इसने भी यहाँ पर जो पब्लिक फंड था, ओके, तो उसको यहाँ पर रिकूप किया, जो कि इसके अंदर डिप्लॉय किए थे 2007 में। ओके, तो यहाँ पर सरकारें खुद से यहाँ पर पैसा देती हैं। ओके, तो मतलब ऐसे अपने अपने जैसे ये अलग अलग नाम हो गए किसी किसी भी बैड बैंक के, खुद से पैसा देती हैं जो कि काम चले। ओके, तो यहाँ पर इसी के तरीके से यहाँ पर बात करें कि 2007 में जो भी पब्लिक फंड्स थे उसको रिकूप कर लिया, मतलब सही तरीके से जिस भी पैमाने पर सोल्यूशन निकल सकता था, पूरी कोशिश यहाँ पर की गई थी।
और इसी के चलते आगे बात करें कि शुरुआत में अगर हम ये इस चीज को समझे तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो सक्सेस है बैड बैंक की उसको गेजिंग करें, मतलब मापें कि किस तरीके से ये आगे बढ़े। तो अगर हम इसको यहाँ पर प्योरली रिकॉग्नाइज करने की यहाँ पर शुरुआत में इनिशियल जो लॉसेस इनको हुए हैं, यहाँ पर जो रिकूप हुआ है या प्रॉफिट्स में जिस भी तरीके से ये आगे बढ़े हैं, तो ये बिल्कुल एक तरीके से अनफेयर होगा कि मतलब अगर शुरुआत में लॉस हो गया, ओके, कहीं कहीं पर प्रॉफिट हो गया, तो ये अनफेयर होगी बात अगर हम सही तरीके से इनको इसको इसको ना गेज नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि कैसे सक्सेस हुआ। ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर इनिशियल लॉसेस तक ही सीमित रहेंगे तो आगे बात नहीं बन पाएगी। अच्छे से इनको ओवरहॉल करना पड़ेगा, इसकी पूरी की पूरी यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझना होगा अगर हमने अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवाना है बैड बैंक को। तो सबसे पहली बात, जो पहला फैक्टर यहाँ पर बात की जा रही है वो है कि जो शुरुआती में जो यहाँ पर गेन्स हमें मिल सकते हैं, ओके, तो यहाँ पर जो वृद्धि हो सकती है आने वाले समय में, खासतौर पे जो जो जितने भी बैड लोन है जो कि बैंकों के साथ संबंधित है उसके मामले में, तो यहाँ पर अगर सही तरीके से अगर बैंकों का बैड लोन जो है इसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है ना, तो यहाँ पर स्मूथ फंक्शन मिल सकता है बैंकों को। ओके, तो एक तरीके से जो बर्डन है वो दूर हो सकता है बैंकर को, तो ये बहुत बड़ी बात है। ओके, आगे बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर जो यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर वो अक्सर बात करते हैं कि जो यहाँ पर बैड बैंक है ना, उसको टाइम बाउंड एक्सपेरिमेंट बनाकर जो है चलना है, मतलब किसी एक टाइम का दायरा इसको दिया जाएगा जिसके अंतर्गत ही इसको काम करना है। ओके, तो यहाँ पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन उठना बनता है कि यहाँ पर जो जो ये टाइम पीरियड पीरियड आप सेलेक्ट करोगे ना, तो उसको आप डिटरमाइन कैसे करोगे, मतलब किस तरीके से आप बताओगे कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक ही यहाँ पर जो है परचेज करेगा बैड बैंक, इसके बाद नहीं करेगा, इससे पहले नहीं करेगा, तो ये किस बिहार पर आप बात कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर ये आगे बात करें कि यहाँ पर बहुत आसान डिसीजन है इसके बारे में भी लेना कि अगर आप टाइम बाउंड मैनर के बारे में भी आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर कोई भी अगर बैड लोन जो है यहाँ पर कोई बैड बैंक के द्वारा खरीदा जाता है, ओके, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पर एक टर्मिनल डेट जो है ना वो सेट की जाए, जिसके बाद कि यहाँ पर बैड बैंक अपना शटर जो है ना वो नीचे गिरा देगा, मतलब अब फर्दर जो है ना मैं परचेज नहीं करूंगा। ओके, जो भी इसकी परचेजिंग विंडो होगी, कहने का मतलब है अपनी अभी मैंने परचेज करना बंद कर दिया है, तो एक टाइम मैंने रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि इस पीरियड को हम किस तरीके से यहाँ पर बनाएं। ओके, तो ये बहुत ट्रिकी है, ये बात बहुत ट्रिकी है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कौन से टाइम मैनर पर जो है बैड बैंक खरीदेगा, कब नहीं खरीदेगा। तो जो टर्मिनल पॉइंट है ना, तो उसको अभी कह रहे हैं कि एक टारगेट फ्रैक्शन दे दो। टारगेट फ्रैक्शन कहने का मतलब कि एक टारगेट था उसका कि उसने सिर्फ यहाँ पर सपोज करो 2 लाख करोड़ तक का ही उसने अभी इतना ही बैड लोन खरीदना था। ओके, तो जब उसने अपना टारगेट अचीव कर दिया तब उसने अपना शटर डाउन कर दिया, बंद कर दिया कि अभी फर्दर मैं और एनपीए नहीं खरीदूंगा। बिल्कुल जैसे सेम एग्जांपल जैसे हमने धनाहाटा की बात ली ना अभी मलेशिया में। ओके, तो अभी इसके बारे में यही उसके बारे में मैंने यही पढ़ा है कि लाइफ टाइम रिकवरी टारगेट था जो कि इसने अचीव कर दिया 30.35 यहाँ पर जो मलेशिया रिंगेट है, करेंसी जो है मलेशिया की, उसके हिसाब से। ओके, हालांकि इसने परचेजिंग ज्यादा की थी, परचेजिंग इसकी 52 के पॉइंट समथिंग की थी। ओके, लेकिन फिर भी जो इसका लाइफ टाइम जो टारगेट था ना, तो वो उसने अचीव कर दिया, बाद में उसने शटर बंद कर दिया। ओके, इस तरीके से हम भी ऐसा जो है टाइम पीरियड का टारगेट जो है वो बना सकते हैं बैड बैंक के बारे में। और आगे बात करें कि व्हाट मेक्स बैड बैंक गुड, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एस्पेक्ट जो है यहाँ पर कंसीडर जो की जिसको किया जा सकता है बैड बैंक के बारे में, तो यहाँ पर बात करें जो कैम्पको की जो सक्सेस है, जो अभी जो हमने कोरिया की कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो ये भी बड़े पैमाने पर इसकी जो एबिलिटी थी, किस हिसाब से यहाँ पर इसको इस कंपनी को ड्रिवन किया गया। ओके, तो इसकी एबिलिटी थी टू मेक ए मार्केट फॉर बैड लोन, मतलब कि इसने एक मार्केट ही बना दी। यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर थे उनको भी बोला कि आप इन्वेस्ट करो इस बैड लोन की मार्केट में, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलने को देख जो है आने वाले समय में मिल सकता है। तो इस तरीके से एक मार्केट ही इसने डेवलप कर दी और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो बायर्स थे उनको अट्रैक्ट किया। तो जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो गए, साउथ कोरियन केस में अगर हम बात कर लें, यहाँ इसके अलावा और भी जो है ना नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्रिएट किए गए बाय रीपैकेजिंग द बैड लोन। तो उसी यहाँ पर बैड लोन को रीपैकेज करके, कहने का मतलब जैसे कोई बैड लोन आया तो उसके साथ कोई एसेट भी आएगा ना, तो अभी उसको बेचना भी तो है, तो अभी उसी के चलते यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स क्रिएट किए गए। ओके, कैम्पको के द्वारा एसेट बैक सिक्योरिटीज यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बात करें, वही एसेट की जब मैंने अभी आप जो एग्जांपल लिया आपके सामने। तो अभी देखो सितंबर 2020 की बात करें कि यहाँ पर एक ना रिसर्च पेपर जारी किया गया किनके द्वारा, वायरल वी आचार्य, तो ये डिप्टी गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, और दूसरे हैं रघुराम जी राजन, तो ये आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ओके, तो इन्हीं के द्वारा दोनों दोनों के द्वारा मिलकर जो है एक रिसर्च पेपर लिखा गया। और एक बात और बता दूं, ये दोनों के दोनों यहाँ पर जो हस्ती है ना, ये प्रोफेसर हैं। ओके, यहाँ पर शिकागो यूनिवर्सिटी में, तो एक ही यूनिवर्सिटी में ये यहाँ पर काम कर रहे हैं और दोनों के द्वारा जो है रिसर्च पेपर लिखा गया, जिन्होंने यहाँ पर बात की है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है कि हम जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दें फॉर सेलिंग बैड लोन्स, कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहां पर एक जो है ना रख दिया जाएगा कि इतने यहाँ पर एनपीए है, तो यहाँ पर ये एसेट्स है एनपीए के, तो बताओ कितने की बोली लगेगी,
कितने यहाँ पर पैसा देकर जो है आप इतने करोड़ का एनपीए खरीदोगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट किया जा सकता है बाय एन ऑपरेशनल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। ओके, जो कि बिल्कुल सिमिलर है किसके, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के मायने में, जिसको कि बात करें फॉर कॉर्पोरेट लोन्स। ओके, तो कॉर्पोरेट लोन्स के यहाँ पर दायरे में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री और यहाँ पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड जो है, इसके दायरे में हम जो है इसको सपोर्ट करवा के चल सकते हैं। तो जो कि हाल ही में जिनको कौन यहाँ पर रेगुलेट करके चल रहा है, तो यहाँ पर इनको अभी आरबीआई जो है ना, वो यहाँ पर इसको रेगुलेट करके चल रहा है, इंप्लीमेंट करके चल रहा है। तो अगर हम बात करें पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री की, पीसीआर की, तो ये क्या चीज है? देखो, ये एक तरीके का ऐसा डाटा है जहां पर ना जितने भी तरह के बोरोवर्स है ना, या फिर जो भी नए बोरोवर्स आ रहे हैं, मतलब जो कि मार्केट से या बैंकों से उधार ले रहे हैं, पैसा लोन पे ले रहे हैं और बाद में किस्तें दे रहे हैं, तो उन सबका डाटा यहाँ पर स्टोर रहेगा। ओके, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री में देखो कितने बड़े पैमाने पर फायदा हो सकता है जब ये पूरा का पूरा डाटा स्टोर रहेगा। ओके, पता चल जाएगा कि किसने लोन लिया था, कितने पैसे वो चुका पाया, कितने का यहाँ पर अभी लोन उसका जो है किस्तें पेंडिंग है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल भी जो है ना सामने आ जाएगी, जिससे और फायदा होगा, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि एनपीए को हम कैसे सॉल्व कर पाए। और अगर बात करें क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के बारे में, सिबिल के बारे में, तो यहाँ पर ये भारत की ही जो है इंफॉर्मेशन और इनसाइट कंपनी है, जो कि आप इंफॉर्मेशन के बारे में काम करती है। तो ये मेंटेन करती है लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ग्लोबली। ओके, तो यहाँ पर कंज्यूमर का क्रेडिट के मामले में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, कि क्या पैसे का यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है, इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सिबिल के पास रहती है। इसके पास 5,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, और इंक्लूडिंग ऑल लीडिंग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एंड मेंटेन क्रेडिट रिकॉर्ड्स ओवर 1,000 मिलियन इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर जो है ये इंफॉर्मेशन कैरी करके चलती है, तो इनका भी अगर सपोर्ट मिलता है, ओके, तो बैड बैंक के साथ ये टाई अप होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिवील होती जाएगी, और बैड बैंक जो है वो अच्छे पैमाने पर आगे बढ़ता जाएगा, उसको पता चलता जाएगा क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो पीसीआर है, तो यहाँ पर इसके तहत ना जो टेक केयर है वो यहाँ पर मिल सकती है, जो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन गैप रह जाता है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ओके, तो उसको खत्म कर सकता है। तो सेलर यहाँ पर जो है बैंक है, ओके, जो जो बैंक जो जिनके पास एनपीए काफी बड़े पैमाने पर, बायर यहाँ पर जो है बैड बैंक है जो यहाँ पर खरीद रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन गैप है उसको पूरा किया जा सकता है, जिसके बारे में हम अभी अभी पढ़ा है, पीएसआर के बारे में और सिबिल के बारे में। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आने वाले समय में, जो यहाँ पर प्रोस्पेक्ट है बायर का कि किसी भी चीज को यहाँ पर सोल्ड करना, बेचना, तो वो उसके लिए आसानी हो जाएगी। ओके, मतलब यहाँ पर जो भी लोक प्रसिद्ध जो चीज है, जैसे यहाँ पर बैड लोन, एनपीएस की हम बात करें, तो वो बेचनी आसानी हो जाएगी। तो इसके चलते यहाँ पर कोई भी अगर आर्ग्यू करता है कि बैड बैंक यहाँ पर जो है ना किस तरीके से काम करे, तो बैड बैंक को यहाँ पर आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है, जब तक कि यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव मार्केट जो है ना वो नहीं डेवलप हो जाती बैड लोन के बारे में। तो बैड बैंक जो भी भारत सरकार अभी बना रही है, तो अभी शुरुआत हो रही है, तो अभी सिर्फ उसने शुरुआत करनी है, जिस तरीके से यहाँ पर जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको फॉलो अप करके उसने आगे बढ़ना है। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है, जो यहाँ पर निचोड़ निकल रहा है। आगे बात करें कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको जो कि इंपॉर्टेंट है बैड बैंक के मायने में, तो सबसे पहली बात करेंगे जो बैड बैंकर्स हैं। ओके, कि जो कि बैड लोन को खरीदेंगे, तो यहाँ पर उनके पास भी एक की डिसीजन है, कि मतलब कि उनको भी ये देखना होगा कि कौन से वाले एसेट को जो है यहाँ पर परमानेंटली इलिक्विड कर देना, मतलब कि उसको सोल्ड कर देना, बेच देना है, और किस एसेट को यहाँ पर जो है जो अपने पास अभी रखना है। तो यहाँ पर अगर जिस भी एसेट को बेचना है, तो पहली बार ये भी देखना होगा कि रीजनेबल प्राइस हो उसका। ओके, तो साथ ही साथ जो है उसकी जो वैल्यू वो भी सही मायने में उनको मिल जाए, जो सही जो यहाँ पर जेन्युइन वैल्यू वो लग जाए। ओके, जबकि यहाँ पर देखो जो बायर है ना, तो वो इसको यहाँ पर मॉथ बैलेट करके भी चल सकता है। मॉथ बैलेट यहाँ पर ना ये बिजनेस में वर्ड हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी भी यहाँ पर जो फाइनेंशियल इक्विपमेंट है उसको स्टोर करके रख लिया काफी लंबे समय तक, उसको ऑपरेशन मैनर में नहीं लेकर आए। ओके, हालांकि उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं जब भी हम चाहें। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो बायर है, जो बैड बैंक है, तो वो अभी मौत बैल करके भी चल सकता है। उस यहाँ पर जो भी उसने एनपीए खरीदा था उसको रोक कर स्टोर करके भी चल सकता है, जिसमें जितने भी बड़े पैमाने पर स्टोर करके रखना चाहे कि मैं अब नहीं, मैं अगले साल बेचूंगा या कब बेचूंगा। तो लेकिन इसके लिए भी यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर ऐसा काम करना है ना, तो उसके लिए अच्छा खासा कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और आपको यहाँ पर सस्ता, यहाँ पर जो ना जो भी आप खरीदोगे एनपीए, तो सस्ते से सस्ते आपको खरीदना होगा। ओके, तभी जो है ना एक एफिशिएंट बैड बैंक आप बना पाओगे। ऐसा नहीं है 1 लाख करोड़ का एनपीए आपने खरीद लिया, उसके लिए आपने 70-80 हजार करोड़ रुपए भी दे दिए, और बाद में आप कहो कि मैं अभी 2 साल तक और वेट करूं जब तक मुझे अच्छा भाव नहीं मिल जाता, तो ऐसा भी सिचुएशन नहीं चलेगी। पहली बात तो सस्ते से सस्ता खरीदना है, जब एनपीए आपने खरीदना जाना है। ओके,
तो वहां पर भी आपने ये कोशिश करनी कि कम से कम पैसा बैड बैंक का खर्च हो और एनपीए हम जो है ज्यादा से ज्यादा खरीद लें, फिर बाद में उनके ऊपर 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 जो है रेजोल्यूशन प्लान बिठाएं, अपने हिसाब से देखें कि पहले किस चीज को बेचना है, बाद में किसको बेचना है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। अगर हमने एफिशिएंट बैड बैंक बनाना है तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी बैड बैंक को, और साथ ही साथ जो है डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए आरबीआई से भी, तो तभी जो है आगे बात बन पाएगी बैड बैंकों की। और इसके अलावा यही एक इशू है जो है यहाँ पर बात हम बात कर रहे हैं ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द बैड बैड लोन, मतलब कि शुरुआत में जिस भी पैसे के हिसाब से खरीदेंगे ना, तो वही इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अगर वहीं पर ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया तो फिर बैड बैंक भी जो है ना प्रॉब्लम में पड़ सकता है आने वाले समय में। तो इन सभी बातों से हमें सीखना होगा। तो जब भी हम यहाँ पर जो यहाँ पर एनपीए लोन्स खरीदेंगे बैंकों से, जो भी उनकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से, तो यहाँ पर सबसे पहली बात यही है कि अगर महंगा खरीद लिया ना, तो यहाँ पर जो उसका यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर उससे महंगाई और बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ पर फायदा नहीं होगा कोई भी आने वाले समय में। तो पॉलिसी मेकर्स अभी यही चाह रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव वे जो है ना, एक फॉर्मूला जो है वो ढूंढा जाए, ता जो कि यहाँ पर उसको सक्सेसफुली हम यूज करें, खासतौर पे बैड बैंक के मायने में, जैसे कि सक्सेसफुली हिस्ट्री में यूज हो चुका है। जैसे अगर हम बात करें कैम्को की, जो कि कोरियन कंपनी स्टैब्लिश की गई थी, दूसरी यहाँ पर डरा हटा की, जो कि मलेशिया के द्वारा ये कंपनी एस्टेब्लिश की गई। तो जैसे इन्होंने काम किया, बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी अपने बैड बैंक से काम करवाना है। तो यहाँ पर इक्वेशन प्राइस भी इतना महंगा नहीं कर देना है कि जहाँ जो कि बैड बैंक आगे सर्वाइव ही ना कर पाए। ओके, तो ये भी एक जो है, जब परचेजिंग प्राइस होगा किसी भी बैड लोन का, तो वो धीमा रखना है, कम रखना है, कम से कम रखना है, और ज्यादा से ज्यादा एनपीए को अक्वायर करने की यहाँ पर कोशिश करनी है। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि पॉसिबल है कि आर्ग्यू दैट डिजाइन एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया बैड बैंक इज एन एस्ट्यूट रिस्पॉन्स टू द इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मतलब कि हर एक देश की जो प्रॉब्लम होती है ना, उस हिसाब से उसका यहाँ पर जो है फिजिकल ढांचा, जो फाइनेंशियल ढांचा होता है, उसको यहाँ पर डिजाइन किया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो भारत की प्रॉब्लम है अलग अलग यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से, तो उसी उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है ऑनरशिप स्ट्रक्चर भी हमें इस बैड बैंक का बनाना होगा कि इसकी मालिकी किसके पास रहेगी ज्यादातर। ओके, तो ये भी हमें यहाँ पर सिचुएशंस जो है इनको समझना होगा, इसके बारे में भी हमने सोल्यूशन जो है हमें सॉर्ट आउट करना होगा। तो यहाँ पर फैक्ट बात कर रहे हैं कि जो पब्लिक और जो प्राइवेट बैंक है आर द पार्ट ओनर्स, ओके, इंश्योर्स दैट दे हैव देयर स्किन इन द गेम। मतलब कि हो सकता है कि इनका भी कोई ना कोई रोल जो है, जो अंश जो है यहाँ पर, जो हिस्सा है ना इस बैड बैंक में रहे, जो भी यहाँ पर प्राइवेट बैंक है या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो यहाँ पर इसके तरीके से बात करेंगे, जिसको लीड टू बेटर प्राइस डिस्कवरी, अच्छा दाम जो है ना वो यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं बैंक वाले भी, अगर इस तरीके से उनका अपना भी हस्तक्षेप रहता है बैड बैंक में। तो ऐसी बात यहाँ पर की जा रही है। और आगे बात करें कि यही जो लोग हैं जो प्राइस डिस्कवरी में काम करेंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर अंदरूनी तौर पर जो है इंडस्ट्री से के साथ भी संबंध रखते हैं, और उनके पास अच्छा खासा आइडिया होगा कि किस तरीके से एक्चुअल वर्थ निकल कर आ सकती है बैड लोन के मामले में, जो बैड लोन का आइडिया है उसके मामले में। तो यहाँ पर जो प्राइस है ना, उसी के मामले में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा कि किस तरीके से प्राइस लगेगा, और किस तरीके से यहाँ पर जो है बैड बैंक जो है ऑफर कर रहा है कि मैं इस प्राइस के ऊपर परचेज करूंगा, और बैंक जो है अपने हिसाब से ये प्राइस रखे कि मैं इस प्राइस के ऊपर इसको बेचूंगा बैड लोन को। और इसी से यहाँ पर जो है आने वाले समय में जब यहाँ पर सही दाम होगा, तभी जो है बैड बैंक जो है परचेज करेगा बैड लोन की। और आखिर में बात की जा रही है कि लेस स्ट्रेस फॉर लोन्स। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी काम करने की अगर बात करें कि जब भी यहाँ पर परचेज डिसीजन हो या फिर सेल डिसीजन हो, तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम करना है। ओके, तो एक एक बंदे ने यहाँ पर परचेज करना है जैसे कि बैड बैंक है, दूसरे यहाँ पर सेल करना जो कि आम बैंक है उनके द्वारा। तो अभी इनको डिसीजन को अलग अलग तरीके से यहाँ पर देखने की बात करें, तो इससे फिर क्या होगा, यहाँ पर जो जो अगर सेल डिसीजन हम यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर उनके ऊपर छोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर मैनेजमेंट फीस वगैरह होगी, कुछ भी हो गया, तो इससे यहाँ पर जो डर की भावना है पब्लिक सेक्टर मैनेजर्स में कि हम यहाँ पर किसी गलत प्राइस पे अगर अपना लोन ना बेचते, तो ये भी खत्म किया जा सकता है। जिसके तहत अगर बैंक यहाँ पर ये भी मांग कर सकते हैं कि विजिलेंस एजेंसीज को कह सकते हैं कि आप विजिलेट करो आके यहाँ पर इस मामले में कि यहाँ पर क्या सही तरीके से काम चला। तो इन ऐसी सिचुएशंस को हम यहाँ पर साइड पे रख सकते हैं, मतलब ऐसी यहाँ पर संभावना बने ही ना। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों दोनों को अलग अलग करने की बात करें, परचेज डिसीजन और सेल डिसीजन को, मतलब कि अलग अलग तरीके से अपना अपना डिसीजन ये खुद लें। अगर बैड बैंक है ना, तो अपना डिसीजन खुद ले, चाहे कोई भी इन्वेस्टर उसमें काम कर रहा है जिस भी तरीके से, चाहे प्राइवेट कंपनी ने इन्वेस्ट किया चाहे सरकारी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है बैड बैंक में, तो अपने हिसाब से वो डिसीजन ले। तो यहाँ पर अगर जो दूसरी हो जो सेल डिसीजन है, तो वो भी अपने हिसाब से ले, चाहे कोई प्राइवेट बैंक है चाहे सरकारी बैंक, ओके, जिस भी तरीके से काम करना है, तो अलग अलग करके चलो। तो अल्टीमेट गोल यही है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर एक मार्केट क्रिएट करनी है फॉर स्ट्रेस्ड लोन्स, ता जो कि अच्छे और आसानी से ना हम यहाँ पर जितना भी बर्डन है बैड लोन्स का हमारी मार्केट के ऊपर, उसको खत्म कर सकें। तो यहाँ पर जो जो प्रॉफिट के ऊपर यहाँ पर
जितने पैमाने पर हम प्रॉफिट बढ़ा सके तो उसको बढ़ाएं और अपने बिजनेस को हम आगे एक्सपैंड कर पाए। तो यहाँ पर अगर अच्छी और सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए आने वाले समय में तो इस मुद्दे के ऊपर हमें फोकस करना ही होगा। जो राइटर है वो चीफ इकोनॉमिस्ट है एचडीएफसी बैंक में, तो ये व्यूज उनके पर्सनल है। तो एचडीएफसी का क्या मतलब होता है? तो एचडीएफसी का मतलब होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसको कब बनाया गया था? इसको 1977 में बनाया गया था। ये भारत की यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ओके, जिसका जो एसेट साइज है वो 15 लाख करोड़ से ऊपर का है। ओके, तो चलिए अभी फटाफट से एडिटोरियल नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात करें ए हेल्थी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो किस मुद्दे के ऊपर बात की जा रही है? तो अभी लेट मार्च 2020 की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नोटेबल प्रेडिक्शन थी बाय रमनन लक्ष्मी नारायण, तो जो कि डायरेक्टर है सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के। तो यहाँ पर भारत में आने वाले समय में कोविड 19 पैंडेमिक किस पैमाने पर फैलेगा, तो उसके बारे में इन्होंने प्रोडिक्शन दी थी। ये मार्च 2020 की बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी फोरकास्ट इन्होंने किया था कि इंडिया जो है ना, यहाँ पर बेस्ट सिनेरियो यहाँ पर देखेगा कि आने वाले समय में 200 मिलियन सिटीजन जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं कोविड वायरस से। तो यहाँ पर जो अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स को हम अडॉप्ट करते हैं तो यहाँ पर जो हाई केस निकल कर आ सकते हैं, तो अप टू 300 मिलियन केसेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ज्यादातर इन्फेक्शन जो होगी यहाँ पर माइल्ड होगी। ओके, माइल्ड कहने का मतलब बिल्कुल यहाँ पर नरम नरम तरीके से, मतलब इतने बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अबाउट 10 मिलियन यहाँ पर सच केसेस की बात करें कि जो कि यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि विद इन 2 से 3 हफ्तों विंडो के अंतर्गत यहाँ पर जो है मतलब होंगे। तो यहाँ पर ये सारा डाटा दिया गया है यहाँ पर किसके द्वारा? यहाँ पर अभी मैंने जिस इंस्टीट्यूशन का नाम दिया उसके द्वारा, जिसके तहत कह रहे हैं कि अभी जो हमारे हॉस्पिटल जो हॉस्पिटलाइजेशन की गई तो उसमें भी काफी तरीके से ऐसा सिनेरियो था कि पेशेंट्स मतलब कि जितने जमा करवा दिए गए थे, पेशेंट जितने गए थे वो अभी मतलब ओवरफुल हो गए थे। कहने का मतलब कि जितना इनके पास सिनेरियो था, जितना इनके पास स्पेस थी वो फुल हो गई थी और इनके पास और स्पेस बची नहीं थी। तो ऐसा सिनेरियो हमारे सामने था। तो 2 से 3 हफ्ते की यहाँ पर बात करें कि इनके बीच ही इतने बड़े पैमाने पर इतनी मतलब जो है त्रासदी मच चुकी थी भारत में। तो इस तरीके की सिचुएशन जो थी वो बन चुकी थी। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात करें हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? मार्च 2020 की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी नोटेबल प्रेडिक्शन जो थी ना वो लगाई गई यहाँ पर रमन लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा, जो कि डायरेक्टर है सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के द्वारा, कि यहाँ पर किस पैमाने पर जो है कोविड 19 पैंडेमिक जो है वो फैलेगा। तो यहाँ पर जो डाटा फोरकास्ट किया गया, ओके, मतलब किस पैमाने पर यह फैला, क्या सिचुएशन बनी। तो यहाँ पर फोरकास्ट किया गया कि इंडिया जो है ना उसने अभी फेस किए हैं, बेस्ट सिनेरियो निकल कर आया है, 200 मिलियन सिटीजन तक के यहाँ पर जो है लोग जो है इम्पैक्ट होंगे, इन्फेक्ट होंगे। ओके, जब यहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट की गई तो यहाँ पर और यहाँ पर केस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए थे। यहाँ पर 300 मिलियन केसेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ज्यादातर यहाँ पर माइल्ड इन्फेक्शन थी, मतलब कम पैमाने पर यहाँ पर जो था असर किया था, इम्पैक्ट किया था। और अबाउट 10 मिलियन ऐसे केसेस थे जो यहाँ पर प्रोडिक्टेड किए गए कि मतलब कि 2 से 3 हफ्तों के विंडो के बीच में ही निकले थे, जिसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन थी ना, मतलब कि हॉस्पिटल्स पूरे भर चुके थे और मतलब और स्पेस नहीं बची थी कि और पेशेंट्स को वहां एडमिट कर पाए, जिसके तहत भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने और यहाँ पर जो स्कूल्स वगैरह थे, कॉलेजेस वगैरह थे, वहां पर उन्होंने अपने हेल्थ सेंटर बनाने शुरू कर दिए। तो ये मार्च के महीने के आसपास के यहाँ पर सिनेरियो बता रहे कि इतने बड़े पैमाने पर ऐसी सिचुएशन बनी थी 2020 में। और अभी की जो सिचुएशन है ना इंडिया में, तो अभी भी वैसा ही है, वैसा ही माहौल जो है बनता जा रहा है। लेटेस्ट जो यहाँ पर रिसर्चेस देखने को मिली है बहुत सारे देश के हिस्सों में, अभी केसेस बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे राज्यों में। तो अभी फिर दोबारा ने यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके की इंडिकेशन आ रही है कि जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी उसको हमें और बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। ओके, तो इन चीजों को, इन आंकड़ों को हमें समझना होगा, उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो जैसे अभी बात कर रहे हैं कोविड 19 डायग्नोस्टिक किट्स की, तो जैसे यहाँ पर जनवरी 2021 की बात करें कि गवर्नमेंट ने अभी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 408 लाख एंड 95 मास्क। ओके, तो इतने बड़े पैमाने पर ये मास्क जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसके अलावा 169 लाख पीपीई यहाँ पर किट की बात करें, पीपीई का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यहाँ पर ये किट्स दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिलीवर की गई हैं 36,651 के आसपास जो वेंटिलेटर्स हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं और भारत की जितनी भी यूटीज है वहां पर। और सेम डेट के हिसाब से बात करें कि यहाँ पर 1,56,19,336 की जो ना इतनी आरटीपीसीआर जो किट्स है वो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो आरटीपीसीआर का आपको मतलब पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में यहाँ पर चेंज करके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, तो ऐसी किट्स जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट किसके द्वारा की गई? ये की गई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा और इनकी जो बाकी टीम्स है उनके द्वारा, जितने भी भारत के राज्य है वहां पर यूटीज में। और भारत का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अभी इसको अभी धीरे धीरे यहाँ पर जो बूस्ट चाहिए तो वो मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मार्च 2020 की बात करूं तो उस समय भारत के पास सिर्फ 48,000 वेंटिलेटर्स थे और रिक्वायरमेंट कितनी थी? 1.5 लाख के आसपास की। और अभी सिचुएशन जो है बदलती जा रही है। जब यहाँ पर साल पूरा बीत गया है तो अभी
36,651 के आसपास जो है वेंटिलेटर जो है डिलीवर कर चुकी है भारत सरकार टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज बिटवीन देन एंड जनवरी 21। तो अभी मार्च 2020 से लेके जनवरी 2021 तक इतने बड़े पैमाने पर जो वेंटिलेटर्स बांट चुकी है भारत सरकार। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो प्राइवेट सेक्टर है तो वो भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी दे रहा है। तो जैसे यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, हुंडई मोटर की बात करें, मेडटेक जोन की बात करें, तो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं वेंटिलेटर्स को, ओके, बहुत बड़े पैमाने पर। और सिमिलरली यहाँ पर 55,200 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर जो है और इसके अलावा 47,200 जो डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जा चुके हैं अभी जनवरी 24 से लेकर जनवरी 2024 जनवरी 24 2021 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या फर्क है बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर और डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर्स में। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप खुद करोगे कमेंट बॉक्स में। आगे बात करें कि 2020 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टायर 2 के जितने भी शहर थे, टायर 3 के जितने भी यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल थे, तो वहां पर उसके मुकाबले में अभी काफी एडवांस जो है ना काम किया जा रहा है वेंटिलेटर्स के क्षेत्र में। तो एक एग्जांपल दे टायर 2 सिटी की, एक एग्जांपल दे टायर 3 सिटी की कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आगे बात करें कि भी भारत का हेल्थ केयर सिस्टम जो है लगातार ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। बहुत सारे राज्यों ने अपनी जो क्रिटिकल केयर कैपेसिटी जो है उसको 2 से 3 गुना अभी बढ़ा दिया है। अभी इन्वेस्टमेंट की गई है जो भी सरकारों के द्वारा, तो आने वाले समय में जो है ना हमें इसका अच्छा खासा मदद देखने को मिलेगी। खास तौर पे अगर हम बात करें जो यहाँ पर पेशेंट्स है विद ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं, और निमोनिया यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर निमोनिया के जो पेशेंट्स हैं उनकी भी यहाँ पर जो अच्छी अच्छी खासी टेक केयर हो सकेगी आने वाले समय में, अगर जितनी भी हम इस हेल्थ केयर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, तो आगे बात की जा रही है। चलो एक और यहाँ पर मैट्रिक्स देखते हैं इसके अलावा, वेंटिलेटर्स के अलावा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटेंसिव केयर यूनिट्स की। तो यहाँ पर जो आईसीयू बेड्स हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको इंटेंसिव केयर यूनिट को हम आईसीयू बोलते हैं। तो इसकी बेड्स की बात करें कि अभी जो है ना 27,336 के आसपास आईसीयू बेड थे अप्रैल 2020 की अगर बात करें। तो अभी जो जनवरी 2021 तक जो है इसकी गिनती 36,008 तक बढ़ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर विद ऑक्सीजनेटेड बेड्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिनकी वृद्धि में यहाँ पर 152% तक की यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, ओके, तो जिनकी मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत थी, खास तौर पे कोरोना वायरस के एज ए उसका एंटीडोट बनने के हिसाब से, तो यहाँ पर इंडिया इस पैमाने पर कैपेबल था कि वो प्रोडक्शन कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके ऐसी दवाइयों को बड़े पैमाने पर। ओके, तो यहाँ पर समय के हिसाब से जब एक साल गुजरा है तो अभी जो है ना इंडिया जो एबल है कि डिस्ट्रीब्यूट कर सके 111.6 मिलियन पिल्स ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ओके, तो ये एक मेडिसिन है जो कि ऑफन स्टार्टिंग में इसको यहाँ पर ऐसा माना गया था कि ये एक तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर देती है, जिससे कोरोना वायरस की बीमारी जो है ना वो लोगों को नहीं होगी। ओके, तो ये ड्रग जो है नोटेबली इफेक्टिव माना गया था कोविड-19 के अगेंस्ट। तो ये इसके बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप थे ना, तो उन्होंने भारत को धमकी भी दी थी कि अगर ये वैक्सीन, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर बनाता है ऐसी ये दवाइयों को, तो धमकी भी दी थी अगर मतलब नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा देंगे। तो उन्होंने 50 मिलियन एससीक्यू जो टैबलेट्स थी वो इंडिया से इंपोर्ट की थी मई 2020 में। और आगे बात कर रहे हैं वैक्सीन फ्रंट की। तो इंडिया जो है ना अभी इंडिया ने इंडिजीनियसली वैक्सीन डेवलप की है, स्क्रैच से शुरू किया है इंडिया। तो यहाँ पर बात करें भारत बायोटेक की, जिसकी कोवैक्सीन की अगर बात करें तो ये हमारे खुद से बनाई है। ओके, ये भारत की ही देन है ये कोवैक्सीन जो है। इसके अलावा मास प्रोड्यूस हम कर रहे हैं जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो यहाँ पर वैक्सीन है, जिसको कि भारत यहाँ पर कोविशील्ड के नाम पर डेवलप कर रहा है, जो कि डेवलप की जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अभी इसी समय के साथ यहाँ पर जनवरी 2021 की हम बात करें तो यहाँ पर इसके अलावा इन दोनों कंपनीज के अलावा और भी 18 से 20 वैक्सीन कंपनीज हमारे हमारे सामने खड़ी है पाइपलाइन में, ओके, जिनको कि आने वाले समय में अप्रूवल मिल सकता है और वैक्सीन और बहुत बड़े पैमाने पर जो है जिनकी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले नाम लिया जा रहा है ZY-CoV-D। ओके, तो यहाँ पर ये डीएनए प्लाज्मिड प्लेटफॉर्म वैक्सीन है जो कि यहाँ पर बनाई गई है जाइडस कैडिला के द्वारा। तो ये भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है भारत की। तो यहाँ पर एक्टिवली जो ना बहुत ही जल्दी जो है आने वाले समय में जो बाकी मई 2021 में जो अपकमिंग वैक्सीनेशन कैंपेन्स होंगे भारत सरकार में, तो उसमें हो सकता है कि इसको भी अप्रूवल मिल जाए जाइडस कैडिला को। ओके, तो अभी फेज 3 के ट्रायल जो है अभी चल रहे हैं। ओके, आने वाले समय में दूसरी बात करें यहाँ पर जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स की। ओके, तो इनकी भी यहाँ पर जो है ना mRNA बेस्ड एक वैक्सीन है जिसको कि आने वाले समय में अप्रूवल मिल सकती है। तो इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी बड़े पैमाने पर बढ़ा रहा है खासतौर पे वैक्सीन डेवलपमेंट के क्षेत्र में और इसकी मास प्रोडक्शन के क्षेत्र में। ओके, और खास तौर पे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके लिए, तो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए भारत बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीन की सप्लाई भी दे रहा है। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी की अगर फ्रंट के हिसाब से बात करें ना, तो कि कैसे हमने मदद की है अलग अलग देशों की, तो उसके स्टैटिक्स के अगर हिसाब से बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर भारत ने एक्सपोर्ट किया हुआ है, जैसे यहाँ पर एज ए गिफ्ट और एज ए कमर्शियल डील दोनों तरफ से। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा हमने गिफ्ट ही कर दिया।
तो जैसे ही अगर किसी भी देश को कुछ सप्लाई भेजी है तो उसमें से कुछ परसेंटेज हमने गिफ्ट किया है, कुछ परसेंटेज जो है हमने एज ए कमर्शियल डील के हिसाब से उनको वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर सबसे पहले भूटान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनको 5.5 लाख के आसपास जो है ना वैक्सीन दी गई है भारत की तरफ से। सफिशिएंट है कि मतलब ये 72% अपनी पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज में वैक्सीनेट कर सकते हैं। उसके अलावा बारबाडोस की बात करें तो यहाँ पर यूएस कॉस्ट के आसपास एक कंट्री पड़ती है, तो 40,000 डोसेस इनको दी गई है, तो यहाँ पर 13% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकते हैं। मालदीव्स को 2 लाख डोसेस दी गई हैं, तो उसकी यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन जो है 5,31,000 के आसपास है, तो वो भी जो है अच्छे पैमाने पर वैक्सीनेट कर सकता है। जिसके अलावा अगर बेस्ट वैक्सीन होर्डिंग की बात करें, मतलब जो पश्चिमी देश हैं, यूएस हो गया, ओके, तो यहाँ पर यूके वगैरह जो जितने भी देश हैं, तो उनकी उनके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो उनकी रिसीविंग यहाँ पर बहुत कम रही है वैक्सीन की, अगर हम यहाँ पर बाकी देशों के मुकाबले में बात करें। हालांकि इन्होंने भी भारत से जो है वैक्सीन इंपोर्ट की है, लेकिन कंपैरिजन में थोड़ा कम है। और इसी समय यहाँ पर डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें तो भारत यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है भारत में, और यहाँ पर 47 मिलियन डोसेज जो है इन टोटल अभी तक दे चुके हैं। और अबाउट 1.9 मिलियन डोसेज जो है ना हम रोजाना जो है ना अभी कुछ दिनों में हमने देनी शुरू कर दी है, ओके, 1.9 मिलियन डोसेज, ओके, तो तकरीबन ये 20 लाख के आसपास डोजेस होगी जो डेली बेसिस पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने भारतीयों को। और आखिर में उत्तर के द्वारा बात की जा रही है कि अगर हम भारत की बात करें ना इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर ये फैक्ट हाईलाइट हो रहे हैं सबके सामने कि भारत ने जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके मुकाबले में बहुत बढ़िया काम किया कि कैसे जो है ना पैंडेमिक से मुकाबला किया जा सकता है। तो हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, और यहाँ पर जितने भी डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके उनके एक्सपीरियंसेस से सीखा है। और इंडिया का जो तजुर्बा है तो ये एक तरीके से हॉलमार्क के तौर पर जो है काम कर रहा है कि कैसे बैटल करना है पैंडेमिक से आने वाले फ्यूचर में भी, और कैसे यहाँ पर जो है पॉलिसी मेकिंग जो है बिल्कुल सही रखनी है, किसी यहाँ पर पैनिक में यहाँ पर कोई भी हमने यहाँ पर काम नहीं करना है। तो यहाँ पर पूरे संसार की अगर हम बात करें, खासतौर पे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि किसी को अगर कोई भी यहाँ पर पब्लिक सपोर्ट या ऑफर प्रोवाइड करनी है इसके मामले में, ओके, तो यहाँ पर भारत इसके मामले में बहुत बड़े पैमाने पर जो है खड़ा हुआ है, सपोर्ट दी है अलग अलग कंट्रीज को, ओके, कहीं पर गिफ्ट दिया है, कहीं पर फ्री दी है, अलग अलग यहाँ पर अगर पीपीई किट्स की बात करें, वैक्सीन की बात करें, ड्रग्स की बात करें, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें खाना तक भारत भारत सरकार ने पहुंचाया है जो अफ्रीकन कंट्रीज है, ओके। तो जो भारत का यहाँ पर सागर मिशन था उसके तहत, तो अभी स्मॉल और लार्ज जितनी भी कंट्रीज थी वहां सब जगह भारत ने यहाँ पर कोशिश की है कि यहाँ पर एज ए गिफ्ट या फिर एज ए जो कमर्शियल डील है वहां पर फायदा पहुंचाया जा सके। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जेंडर गैप के बारे में कि मेल और फीमेल में कितना अभी अभी भी गैप पाया जा रहा है। तो 2020 में हिसाब से जो ट्रेंड चल रही है ना, तो अभी और 100 साल लग जाएंगे अगर इस जेंडर गैप को हमने खत्म करना है। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर जो जेंडर गैप, तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स दिए गए 2020 2021 के अगर हिसाब से बात करें तो 2020 में 100 था, 21 में 136, मतलब कि जेंडर गैप और बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब जैसे कोई भी काम हो तो हम ये कह देते हैं कि किसी फील्ड में सिर्फ यहाँ पर जो है आदमी ही काम करेगा, औरत काम नहीं कर सकती। तो इस बिल्कुल इसी तरीके से जेंडर गैप अलग अलग सेक्टर्स में ये बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो अगर इकोनॉमी के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर भी जेंडर गैप बढ़ा है 2020 और 21 के मुकाबले में। पॉलिटिकली देखें तो वहां पर तो काफी गैप है, और एजुकेशनल देखें तो वहां पर भी गैप है अभी भी। और आगे है फ्रंट पेज से न्यूज तक। कल ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जो ऑटो पेमेंट्स रूल था उसके बारे में, ओके, तो जिसके तहत कि ओटीपी आएगा बैंकों के द्वारा अपने कस्टमर को, फिर जाके जो ऑटो पेमेंट है वो आगे परस्यू होगी। तो अभी हमने कल भी बात की थी कि अभी बैंक तैयार नहीं है इसके लिए, तो अभी आरबीआई ने अभी इनको रिलीफ दे दिया है, सभी बैंकों को 6 महीने का टाइम दे दिया है कि अभी ऑटो पेमेंट के रिगार्डिंग जो रूल्स थे उनको इम्प्लीमेंट कर लो, उसके लिए तैयारी कर लो। तो आने वाले समय तक अक्टूबर महीने तक का यहाँ पर टाइम दे दिया है बैंकों को। और इसी के चलते यहाँ पर जो भी जो एग्रीगेटर्स है या और जो व्यापारी है, तो उनको भी जनवरी तक का यहाँ पर टाइम दे दिया कि जो यहाँ पर कार्ड स्टोरेज डाटा के रिगार्डिंग जो नॉर्म्स है ना आरबीआई के, उनको भी सही कर लो। तो आरबीआई ये चाह रहा है कि जो कार्ड स्टोरेज है ना वो नहीं होनी चाहिए। जो भी परचेज करें कोई भी ऑनलाइन यहाँ पर मार्केट या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो वहां पर आपके कार्ड की डिटेल आप बार बार फिल करोगे, ओके। ऐसा नहीं है कि एक ही बार फिल कर दी, बाद में आपने सीवीपी फिल किया तो आपका परचेजिंग होती है। तो इन चीजों को भी सही करने की यहाँ पर बात चल रही है। और इसको इसलिए किया गया कि हमारे कस्टमर जो है ना उनको यहाँ पर इनकन्वीनियंस हो सकती है अगर बैंक या जो है बैंक अगर तैयार नहीं हुए अगर इस ऑटो पे रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आरबीआई ने ये भी वार्निंग कर दिया कि अगर फर्दर ये इसकी अनुपालना नहीं की गई तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो हो सकता है। और जो आगे न्यूज है फ्रंट पेज में, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट की बात कर रहे हैं, तो कि अभी आने वाले 5 सालों तक हम इसको अनचेंज रखेंगे, इसको बदलेंगे नहीं। तो अभी जो भारत सरकार जो यहाँ पर जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ना जिसके तहत हम जो इन्फ्लेशन टारगेट लेके चलते हैं वो 4 से लेके 6% के बीच में, ओके, सॉरी 2 से लेके 6% के बीच में। और नॉर्मली जो इन्फ्लेशन टारगेट हमारा 4% तक रहता है, ओके। तो अभी जो नया फिजिकल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा, आज से शुरू हो रहा, तो अब से लेके आने वाले 5 सालों तक हम यही टारगेट जो है ना लेकर चलेंगे, ओके।
कि मिनिमम जो है इन्फ्लेशन रेट हमारा 2% तक हम सहेंगे, मैक्सिमम 6% तक सहेंगे, मतलब इससे ज्यादा हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। ओके, तो अभी 4% तक हम कंट्रोल करके चलते हैं और इन्फ्लेशन टारगेट को इस हिसाब से आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो आरबीआई की, तो ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन टारगेट को बढ़ाना है और घटाना है। ओके, दो तरह की पॉलिसीज होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई टैकल करता है और फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैकल करती है। अगर ये 4 से 2% तक जा रहा है तो इसका मतलब महंगाई कम हो रही है। अगर 4 से ऊपर एक्सीड कर रहा है, 6% से ऊपर जा रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि जो है ना महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अभी का जो टारगेट, जो एक्चुअल जो करंट रेट चल रहा है, तो वो 9% के आसपास अभी चला गया है। ओके, तो अभी इसको कंट्रोल करके अभी 6% से भी नीचे लेकर आना है, तो ऐसा यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इसी के लिए यहाँ पर टारगेट को चेंज नहीं किया गया है। और आगे जो न्यूज़ थी यहाँ पर बात करें, जो एलॉन मस्क की एक कंपनी है यहाँ पर, उसका नाम है यहाँ पर स्पेस एक्स करके। ओके, तो ये स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी, तो ये भी जो है स्पेस में अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। तो इसके चलते ये भारत में भी ना एक अपना साथी ढूंढ रहे हैं कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में जो है उनके साथ मिलकर हम काम करें। तो अभी इसी के चलते पहला चैलेंज इनके सामने आ गया है कि जो यहाँ पर एक बॉडी है जिसको हम यहाँ पर ब्रॉडबैंड बॉडी कह रहे हैं, जो जिसमें अलग अलग यहाँ पर बॉडीज जो है रिप्रेजेंट कर रही है इसको, जैसे अमेजन हो गया, हगस हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक हो गया। इन्होंने भारत की जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई है उसको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखी है। और साथ ही साथ जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी लिखा है कि यहाँ पर स्पेस एक्स के साथ जो भी आपका प्री सेलिंग डेटा वर्जन है ना, तो अभी उसको आप रोक दो। ओके, बीटा वर्जन जो है उसको रोक दो। और फिर स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इंडिया, मतलब ये ऐसी सैटेलाइट सर्विसेज सब इंडिया में देना चाह रहे हैं ये। ओके, तो अभी इसको रोकने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर इल्जाम क्या लगाया जा रहा है? इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि स्पेस एक्स के पास जितने यहाँ पर पर्याप्त लाइसेंस होने चाहिए या ऑथराइजेशन होनी चाहिए किसी सरकार के द्वारा, वो इसके पास नहीं है, जो भी ये सर्विसेज यहाँ पर सैटेलाइट के द्वारा प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो अभी पहला यहाँ पर जो है ना चैलेंज इनके सामने आ चुका है, जो अभी स्पेस एक्स वाले जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं भारत में। और इसका जो ऑफिशियल लॉन्च है ना स्पेस एक्स का, ये 2022 में अभी कहा जा रहा है कि ये लॉन्च कर देगा स्पेस एक्स भारत में। जो भी इनकी स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है, तो यहाँ पर भारत में लॉन्च होगी 2022 तक। और इसके अलावा जो आगे न्यूज है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। तो अभी ये 100 मिलियन डोजेस जो है ना पर महीने के हिसाब से मई महीने से बनानी शुरू कर देंगे। अभी जो इनकी कैपेसिटी है वो 60 मिलियन डोजेस की है पर महीने के हिसाब से। तो 67% इंक्रीज जो है अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो अभी देखो टारगेट बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं इनके कि प्रोडक्शन बढ़ानी है, जिसका रीजन है कि डिमांड बढ़ती जा रही है। ओके, तो बड़े पैमाने पर कोवैक्स फैसिलिटी के तहत भी जो है ये डोनेट कर रहे हैं, जो डब्ल्यूएचओ की कोवैक्स फैसिलिटी है, तो उसमें भी ये अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो भारत में भी देनी है। जिसके चलते अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको अभी बढ़ाने जा रहे हैं। ओके, तो वो 70 मिलियन डोजेस तक जो है कोवैक्स फैसिलिटी के तहत जो है अभी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज जो है उनको भी ये दे रहे हैं। ओके, तो अभी 1 अप्रैल, तो आज से जिनकी भी उम्र 45 ईयर से ज्यादा है तो उनको भी वैक्सीनेशन के लिए आज जो है ना अनिवार्य कर दिया गया कि वो भी वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकते हैं। और आगे जो न्यूज है ना, तो यहाँ पर कोर सेक्टर की बात करें कि जो कोर सेक्टर की प्रोडक्शन है वो श्रिंक कर गई है 4.6% के हिसाब से फरवरी महीने में। तो ये जो है ना अभी तक का जितने भी यहाँ पर हमारे पास परफॉर्मेंस निकल कर आई है और जो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है, तो उनमें से अभी वर्स्ट परफॉर्मेंस है पिछले 6 महीनों में। ओके, तो 8 अलग अलग सेक्टर्स होते हैं हमारे कोर सेक्टर में, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ओके, तो ये इसके बारे में क्वेश्चन कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला था कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 0.9% थी यहाँ पर जो ग्रोथ रेट इनकी जनवरी में, अभी 0.2% होगी। सॉरी, 0.2% थी दिसंबर में। तो फरवरी में क्या हुआ? फरवरी में माइनस में चली गई है। ओके, फरवरी में -4.6 चली गई, मतलब कि जैसे सितंबर महीने से पहले का जो यहाँ पर रिजल्ट था ना, जो पैंडेमिक के दौरान जो चल रहा था, जो सिचुएशन थी, तब ये माइनस में थी, अब ये पॉजिटिव में आनी शुरू हुई थी धीरे धीरे। ओके, सिर्फ 2 महीने तक ये डाटा जो था पॉजिटिव में रहा, इसकी ग्रोथ अभी फिर नेगेटिव में चली गई। तो ये मतलब शॉकिंग न्यूज है। और आगे न्यूज है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने अभी ये भारत से अभी शुगर इंपोर्ट करना ये शुरू कर देंगे। तो हालांकि अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने कॉटन का इंपोर्ट जो था वो शुरू कर दिया था। अभी ये शुगर जो व्हाइट शुगर है ना, अभी इसका भी जो इंपोर्ट है वो अभी शुरू कर देंगे। तो अभी इन्होंने अलाउ कर दिया अपने प्राइवेट सेक्टर को कि वो 0.5 मिलियन टन जो व्हाइट शुगर है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ भी। ओके, तो अभी पाकिस्तान चाह रहा है दोबारा से जो टाइज है रीओपन हो भारत के साथ, री लॉन्च यहाँ पर करने की कोशिश की जाए। तो अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है हमद अजहर, तो उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही है कि शुगर ट्रेड को दोबारा से रीओपन किया जा रहा है भारत के साथ। क्यों? क्योंकि अगर शुगर की बात करें ना, तो यहाँ पर पाकिस्तान के मुकाबले भारत में बहुत सस्ती है। तो इसके बारे में हमने कल भी एक आर्टिकल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि भारत में शुगर की बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो चुकी है, जिसके तहत यहाँ पर जो लोन की में फैसिलिटीज मिलती है ना शुगर इंडस्ट्रीज को, वो भी 1 साल के लिए अभी रोक दी है भारत सरकार ने, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ऑलरेडी प्रोडक्शन हमारे पास पड़ी हुई है। जिसके तहत अभी पाकिस्तान भी चाह रहा है कि जो है ना
शुगर प्राइसेस भारत में कम है पाकिस्तान के मुकाबले, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जितनी शुगर हो सके भारत से। ओके, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन भी दिया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि अभी 15 से 20% का जो है ना प्राइस डिफरेंस है शुगर के मामले में, अगर इंडिया और पाकिस्तान के साथ दोनों के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो पाकिस्तान में 15 से 20% महंगी शुगर है भारत के मुकाबले। और आगे न्यूज है कंपनीज वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करें फ्यूचर ग्रुप की, तो अभी 20,000 करोड़ का इनका लोन है फ्यूचर ग्रुप का, जो कि अभी एनपीए का टैग जो ना वो फेस कर रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहने का मतलब 90 दिनों तक की अगर डेडलाइन होती है, अगर आपने 90 दिनों के अंदर अंदर जो भी आपने लोन उठाया उसकी अगर आप ब्याज की किस्त नहीं भर पाते हो ना, तो फिर बाद में बैंक क्या करता है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो घोषित कर देता है। अभी इसका ये टैग लगने वाला, ये खतरा मंडरा रहा है इनके ऊपर। ओके, तो अभी जो है ना, अभी जो फ्यूचर ग्रुप वाले हैं वो भी अभी रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है ना अप्रैल 26 तक जो है हम यहाँ पर कोशिश करें कि यहाँ पर जो एनपीए का टैग जो है इनके ऊपर ना लगे। ओके, डेट बटन पहले से ही यहाँ पर 20,000 करोड़ का इनके ऊपर लोन है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि यहाँ पर जो मॉरेटोरियम है अभी इसको और ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, तो इससे भी यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 1 अप्रैल के बाद यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल पुरानी जैसी होंगी, जैसे लोन उठाया था, जैसे पहले किस्तें देते थे ब्याज की, अभी वैसे ही देनी होगी। हालांकि रिलायंस ने यहाँ पर सपोर्ट एक्सटेंड की थी कि फ्यूचर के यहाँ पर इनके बिजनेस को नॉर्मलाइज किया जाए, तो उसका भी यहाँ पर केस जो है ना एनसीईआरटी में अभी फाइनल अप्रूवल्स के और अब यहाँ पर जो है काम चल रहा है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, तो इसके अलावा फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस आर टू मेन डेट लेडन कंपनीज होल्डिंग अबाउट 20,000 करोड़ ऑफ लोन्स। ओके, तो ये दो अलग अलग कंपनीज है फ्यूचर ग्रुप वालों की, जिनके ऊपर की 20,000 करोड़ का कर्जा है। और आगे न्यूज है कोविड 19 इम्पैक्ट वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करें जो होम अप्लाइंसेस हैं, इसके अलावा जो स्मार्टफोन है, इनकी सेल में अभी काफी बड़े पैमाने पर सर्च देखने को मिली है। तो अलग अलग यहाँ पर जो व्हाइट गुड ब्रांड्स हैं, जैसे यहाँ पर एलजी हो गया, बॉश, सीमेंस, वोल्टास, पैनासोनिक, लॉयड, गोदरेज, तो अभी इनकी सेल में 40% की वृद्धि देखने को मिली है यहाँ पर जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है उसके हिसाब से, अगर कंपैरिजन करें 2019 के यहाँ पर ईयर से। ओके, तो अभी बड़े पैमाने पर इनकी सेल बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्मार्टफोन्स अगर इनकी बात करें, तो यहाँ पर जो मार्केट रिसर्चर तो काउंटर पॉइंट करें कि जनवरी टू मार्च शिपमेंट जो इंडिया में हुई है, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। तो यहाँ पर अबाउट 36 मिलियन यहाँ पर जो है ना इनकी शिपमेंट्स हुई है ऐसे स्मार्टफोन्स की। तो यहाँ पर 13 से 16% यहाँ पर ज्यादा हुई है 2019 के मुकाबले। और जो नए 5G हैंडसेट है तो वो भी अभी लॉन्च हुए, जिसके चलते यहाँ पर स्मार्टफोन्स की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है भारतीय कंज्यूमर्स के बीच में। जिसके तहत इसके अलावा जो होम अप्लाइंसेस है, ऑटोमेटिक डेली चोर्स, जो भी यहाँ पर चीजें हैं, तो अभी उनकी भी डिमांड बढ़ी, क्योंकि अभी गर्मियों के चलते ज्यादातर लोग जो है अभी घरों में ही टाइम यहाँ पर स्पेंड करें, और पैंडेमिक का भी यहाँ पर रोल अच्छा खासा है। तो यहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है जो राइजिंग टेम्परेचर के चलते, जो यहाँ पर एसी है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनकी भी। और आगे न्यूज एटी मार्केट वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो एचडीएफसी है ना, एचडीएफसी बैंक, अभी जो फिक्स डिपॉजिट रेट है ना उनको यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से उन्होंने बढ़ा दिया है। मतलब कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है, जो भी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एज ए फिक्स डिपॉजिट, जो भी अलग अलग टाइम बाउंड मैनर के हिसाब से अगर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर रिटर्न बढ़ा दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर 33 महीनों से लेकर यहाँ पर 99 मंथ्स तक का यहाँ पर जो है रेट है, जिसके हिसाब से 10 से लेकर 25 बेसिस पॉइंट तक यहाँ पर रिटर्न बढ़ाया गया है। तो ये पहली बार किया गया अभी पिछले 29 महीनों के अगर हिसाब से बात करें तो अभी अगर कोई भी फिक्स डिपॉजिट करवाता है एचडीएफसी बैंक में, तो अगर 33 महीनों की ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पर एफडी होती है, तो यहाँ पर 6.2% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा सालाना। और 66 महीने के अगर महीने की आप डिपॉजिट होती है तो 6.6% का। और यहाँ पर अगर 99 महीनों की डिपॉजिट होती है फिक्स डिपॉजिट, तो 6.65% का आपको जो है रिटर्न मिलेगा ईयरली बेसिस के ऊपर। और जो सीनियर सिटीजन है उनके ऊपर भी यहाँ पर 25 बेसिस यहाँ पर और ज्यादा पॉइंट जो है इनको मिलेंगे, और ज्यादा जो है रिटर्न जो है इनको यहाँ पर मिलेगा। और आगे न्यूज है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो एंड वो वाले पेज में से, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो वो अभी मार्केट से पैसा उधार लेगी, बोरो करने वाली है 7.24 लाख करोड़। ओके, तो ये अभी फिस्कल ईयर 2022 में जो अभी इन्वेस्ट करेगी शुरुआती दिनों में, तो ये अभी जो कुल जो फिस्कल टारगेट है ना, तो उसका 60% होगा ये। ओके, जो भी पैसा लगेगा ना, जो बजट, देखो बजट आया था फरवरी 1 को, पैसा जो लगना शुरू होगा ना, तो अब से लगना शुरू होगा 1 अप्रैल से। ओके, तो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंटेशन जो है लगनी शुरू हो जाएगी भारत के अलग अलग सेक्टर्स में। तो अभी जो ऐसा मूव चला गया, तो यहाँ पर इसका कारण जो बताया गया है कि अभी लिक्विडिटी जो है ना मार्केट में बहुत हाई है, तो प्राइवेट डिमांड जो है लिक्विडिटी की, फंड्स की जो है बहुत लो है। तो अभी भारत सरकार जो बोरो करती है ना पैसा, इसका मतलब ये भी होता है कि मार्केट से थोड़ी लिक्विडिटी अपने पास ले आए। ओके, तो इसको इसी के चलते यहाँ पर जो है अभी 2 साल से लेके 40 साल तक यहाँ पर जो है डेटर सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर की करेगी भारत सरकार, इस तरीके से यहाँ पर मार्केट से यहाँ पर बोरो करेगी। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म तक भी यहाँ पर जो है यहाँ पर रेवेन्यू जो इंटरेस्ट जो है भारत सरकार देगी, जहां से भी लोन उठाएगी, जहां से भी पैसा बोरो करेगी।
तो अभी जो फ्रंट लोड जो अभी फिजिकल ईयर 2022 की बोरिंग वो 7.24 लाख करोड़ है, तो 60% जो है ना अभी टारगेट, जो अभी कुल टारगेट इसका 12.5 लाख करोड़ का, अभी 60% जो है अभी टारगेट अचीव किया, जितना पैसा बोरो किया है। तो अभी इसको लगाएगी अलग अलग क्षेत्र में भारत सरकार। अगर फिजिकल ईयर 2021 की बात करें ना, तो उसके चलते जो 2021 की अगर बात करें, तो तब रिकॉर्ड हाई यहाँ पर बोरिंग की थी भारत सरकार ने 13.71 लाख करोड़ की। ओके, तो ये जो बोरिंग थी ना, इसका यहाँ पर एक कारण पैंडेमिक भी था, तो जिसके तहत भारत सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा था किसी भी तरीके से। ओके, टैक्स का पैसा नहीं आ रहा था, और जिसके चलते यहाँ पर मजबूर थी भारत सरकार की वो यहाँ पर बोरिंग ही करे, उधार ही करे। तो यहाँ पर इसके चलते भी उधारी ज्यादा बढ़ी है पिछले साल, जो पिछले साल का फिजिकल ईयर था। और 5.78% का जो रेटेड है वो एवरेज बोरिंग कॉस्ट लोइंग इन द 17 ईयर्स। तो मतलब जो जिस यहाँ पर ब्याज दर के हिसाब से उधार लिया है ना, तो यहाँ पर पिछले 17 सालों के मुकाबले में कम ही है। ओके, तो पहले पहले सालों में हम ज्यादा ब्याज देते रहे हैं, जो भी भारत सरकार मार्केट से पैसा उठाती थी। अभी ये 5.79% है, तो अभी कम ही ब्याज है अगर पिछले सालों के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो। ओके, तो यहाँ पर कुछ चिंताएं यही है कि यहाँ पर जो कोविड क्राइसिस है, तो उसको किस तरीके से हम टैकल करें। ओके, तो अभी जो एक्सपेंडिचर प्लान है, तो उसको यहाँ पर उसके रिगार्डिंग उसको दोबारा सोचे, तो ये अभी मौका नहीं है, अभी खर्चा करना ही करना है। ओके, तो ये करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए भारत सरकार आगे बढ़ रही है अभी। और आगे जो न्यूज़ है सेम पेज में, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है ना, तो उसने जो भारत की जो फिजिकल ईयर 2022 में जो जीडीपी ग्रोथ होगी, तो उसकी एक्सपेक्टेशन लगाई है इन्होंने 10.1% की। वो तो पहले जनवरी में ये बोल रहे थे कि ये 5.4% के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ होगी फिजिकल ईयर 2022 में। तो अभी अनिश्चितता है की जो रेंज है, मतलब कि जिस तरीके से जैसे सर्च बढ़ता जा रहा है ना कोविड 19 का, तो इसी से यहाँ पर रिस्क की यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बन जाता है अभी कि क्या आने आने वाले समय में क्या पोजीशन लगाए। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी फिजिकल ईयर 2022 में 10.1% की जीडीपी बोली है। तो यहाँ पर रेंज इसने बताई हुई है कि 7.5% लेके 12.5% तक यहाँ पर जो है रहेगी, कम ज्यादा हो सकती है। ओके, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी के बेस मतलब ऊपर काम करेगा कि कैसे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं। ओके, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका हो गया, जिनके की यहाँ पर प्रोडिक्शन वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो लगाई गई है, जिनके की यहाँ पर जो है जीडीपी की यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, तो वैक्सीन के यहाँ पर बेनिफिट होंगे, बहुत बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, उसका बेनिफिट भारत सरकार को मिलेगा, भारत की यहाँ पर इकोनॉमी को मिलेगा। और इसी के चलते इंडिया जो है ना अभी 356 डॉलर की या बिलियन डॉलर का यहाँ पर जो है ना गेन कर सकता है फ्रॉम वैक्सीनेटिंग 70% ऑफ द पॉपुलेशन। जितने यहाँ पर बड़े पैमाने पर वैक्सीनेट होगी, उतने बड़े पैमाने पर बिजनेस चलेगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये अमाउंट बोली गई है। और यहाँ पर बात करें कि एंडिंग पैंडेमिक हाफ टू 1.5 years earlier could avoid आउटपुट लॉस ऑफ 5.5 to 16.4% ऑफ द जीडीपी। जितनी जल्दी हम यहाँ पर अवॉइड कर दे, जितनी जल्दी जल्दी हम यहाँ पर पैंडेमिक के काबू कर लेंगे, उतने बड़े पैमाने पर हमारा जीडीपी लॉस जो है वो होने से बच जाएगा। तो यहाँ पर बात करें कि इंडिया को जरूरत है कि 80 मिलियन जो है ना लोगों की वैक्सीनेशन करे हर महीने। ओके, ता जो कि यहाँ पर 70% तक जो लोग है ना उसको कवर कर ले 2022 के एंड तक। ओके, और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो ना अभी पैसा देने जा रही है 14,500 करोड़, अभी जो है 4 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है यहाँ पर इन्फ्यूज करने जा रही है। देखो, अभी भारत सरकार ऐसा क्यों करती है कि ऐसे सरकारी बैंक जो है उनको उनको पैसा दिया जाए। ऐसा तभी होता है जब यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाए। ओके, तो ये आरबीआई का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, जिसके तहत यहाँ पर उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए भारत 14,500 करोड़ जो है वो दे रही है बैंकों को, पब्लिक सेक्टर बैंकों को। इनमें से इंडियन ओवरसीज बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक है, जिनको कि इस नए फ्रेमवर्क के तहत जो है पैसा दिया जाएगा। और इनके इनके साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी इनके ऊपर लगाई जाएंगी कि ये आने वाले समय में लैंडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, पैसा नहीं ब्याज पे दे सकते, और ये जिनकी जो मैनेजमेंट कंपनसेशन है या डायरेक्टर्स की जो फीस है वो भी नहीं देंगे। और ये 11,500 करोड़ में से ये तीन बैंकों में से यहाँ पर जो 11,500 करोड़ जो है ये तीन बैंकों को जाएगा। इसके अलावा जो 3,000 करोड़ बचा वो बैंक ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। तो भारत सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि यही एक तरीके से प्रॉब्लम बची है कि जहां पर भारत सरकार को खुद से ना स्पेंड करनी पड़ती है अमाउंट। ओके, यही टैक्स पेयर का पैसा है जो कि ऐसे बैंकों, पब्लिक सेक्टर बैंकों में लगाया जा रहा है। तो गलती पब्लिक सेक्टर बैंक की है कि मतलब अपने आप को खुद से सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाई, तो भारत सरकार को ऐसे सपोर्ट करनी पड़ती, तो यही पैसा किसी और जगह भी लग सकता है। तो यही कारण है कि भारत इन बैंकों को प्राइवेटाइज करने जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्राइवेटाइजेशन होने वाला है जितने भी भारत के सरकारी बैंक है उनका। और आगे न्यूज है डिस्ट्रप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में से। तो यहाँ पर 6 कंसोर्टियम्स हैं। मतलब कंसोर्टियम का मतलब होता है जब नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो है ना एक ग्रुप बनाकर बैठते हैं और किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर 6 कंसोर्टियम जो है अभी इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की है। तो ये अपनी अपनी जो है ना एनयूई बनाएंगे। तो एनयूई का लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया। तो एनयूई की क्या चीज होती है? यहाँ पर इसका मतलब है न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी,
तो ये क्या चीज है, जैसे जैसे हमारे पास यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, जो कि काम करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत, अभी इसी का एक राइवल जो है ना खड़ा किया जाएगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो यहाँ पर भी डिजिटल पेमेंट का यहाँ पर जो है ना एक तरीके से फैसिलिटी जो है आम लोगों को दी जाएगी। तो यहाँ पर आरबीआई का ये भी मानना है कि यूपीआई अपने अकेले दम पर जो है ना आने वाले समय में जब डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ेगा तो वो इसको यहाँ पर मैनेज नहीं कर पाएगा, रिस्क यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसके तहत इनको यहाँ पर प्रोविजन दी गई है कि जो हर एक जो प्राइवेट कंपनी से अपना अपना एनयूई न्यू अम्ब्रेला अथॉरिटी जो है पेमेंट डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में वो बनाए, और यहाँ पर स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डिजिटल पेमेंट मामले में वो मिलनी शुरू हो भारत में। तो 6 अलग-अलग कंसोर्टियम जिन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन दी है, तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, एक्सिस आईसीआई बैंक की बात करें कि जो यहाँ पर एप्लीकेशन दे चुके हैं। इसके अलावा पेटीएम, इंडिया पोस्ट और फिनटेक स्टार्टअप है जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है आरबीआई में। तो सबसे पहले अगर बात करें हम बैंक कंसोर्टियम की, तो जो कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लेड किया जा रहा है, तो यहाँ पर अपना इसका 20% जो है शेयर होगा। इसके अलावा इसको जो इस एंटाइटी को जो नाम दिया जाएगा, न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी को जो नाम दिया जाएगा वो होगा मोपे। ओके, तो यहाँ पर और भी बिल्ड जैसे पाइन लैब, अमेजोन, वीजा जैसे इनका भी यहाँ पर 15-15% स्टेक रहेगा। इसके अलावा अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें या इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें, तो इन्होंने भी अपना अप्रूवल दिया है, तो उसमें यहाँ पर भी फेसबुक और गूगल का शेयर रहेगा, लेकिन इनका शेयर माइनर होगा, रिलायंस का शेयर ज्यादा बड़े पैमाने पर होगा। और अगर बात करें टाटा ग्रुप की, तो इन्होंने भी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो इनकी जो यहाँ पर कंपनी का नाम होगा वो होगा फॉरबाइन पेमेंट्स। तो 40% शेयर टाटा के पास, इसके अलावा एयरटेल डिजिटल, मास्टर कार्ड, नबार्ड, तो इनका 10% शेयर इसमें रहेगा। फ्लिपकार्ट और इसकी जो बाकी सब्सिडीज जैसे फ्लिप पे हो गया, पे यू हो गया, तो इनका भी यहाँ पर 5-5% जो जो शेयर है वो फॉरबाइन पेमेंट्स में रहेगा। ओके, इसके अलावा एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक का भी यहाँ पर 10% के हिसाब से शेयर रहेगा, दोनों का अलग अलग। और अगर बात करें पेटीएम की कंसोर्टियम की, तो यहाँ पर इनके यहाँ पर जो पेमेंट सिस्टम का नाम होगा वो होगा फोस्टर पेमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये खुद से यहाँ पर जो 50% जो है अपना शेयर होल्ड इसमें लेकर चलेंगे। इसके अलावा जो बाकी की जो कंपनीज है वो भी यहाँ पर इस पेटीएम के कंसोर्टियम में इन्वेस्ट करेंगी। और आगे खबर है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में, तो यहाँ पर जो बाइडेन की सरकार है अमेरिका में, तो अभी $2 ट्रिलियन का ये प्लान जो है ना अभी अपने देश में ये इतना बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने के लिए। तो ये इनमें से ज्यादा जो पैसा दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट टैक्स में यहाँ पर जो बढ़ोतरी की गई ना, तो यहाँ पर 21 से 28% तक जो यहाँ पर स्लैब बढ़ाया गया, तो उसमें से ज्यादा पैसा यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये अलग अलग यहाँ पर सेक्शन बनाए हुए हैं, जैसे 2.25 ट्रिलियन पूरा का पूरा यहाँ पर यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, जो कि यहाँ पर बुधवार को अनाउंस किया गया। तो ये इसको कहा जा रहा है कि जैसे 1960 में इन्होंने अपना स्पेस प्रोग्राम चलाया था कि हमने चांद में सबसे पहले अप्रोच करनी है, तो पानी की तरह पैसा बहाया था, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से ऐसा नजर आ रही है कि इतने बड़े पैमाने पर जो है पैसा बहाया जा रहा है अमेरिका की सरकार के द्वारा अमेरिका की इकोनॉमी में। तो अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे यहाँ पर 620 बिलियन डॉलर जो है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे के जो अंतर्गत जो सेक्टर्स आते हैं वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। 650 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध हो इसके लिए। 580 बिलियन डॉलर जो है अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर बिल्ड करने के लिए, और 180 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर जो नॉन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको बिल्ड करने के लिए, और 400 बिलियन डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी केयर करने के लिए, या फिर जो डिसेबिलिटी से यहाँ पर लोग प्रभावित हैं उनकी केयर करने के लिए। और आगे जो खबर है म्यांमार से है, तो यहाँ पर भी यूएस के जो डिप्लोमेट्स है ना, तो यूएस ने उनको ऑर्डर दे दिया कि जितने भी नॉन एसेंशियल डिप्लोमेट्स है वो म्यांमार को छोड़कर वापस अमेरिका आ जाए। तो यहाँ पर रीजन इसका ये बताया गया है कि अभी हाल ही 1 फरवरी से कूप हुआ है म्यांमार में, तख्ता पलट हो चुका है। उनकी आर्मी रूल कर रही है, और बहुत सारे लोग जो है ना 520 सिविलियन जो है उनको मार दिया जा चुका है उनकी आर्मी आर्मी के ही द्वारा, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो पहले डेमोक्रेसी जो सत्ता थी यहाँ पर आंग सैन सू की जो सरकार थी उसको द्वारा रिस्टोर किया जाए म्यांमार में, जिसके चलते काफी आगजनी हो चुकी है। तो अभी खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते म्यांमार में से अपने डिप्लोमेट्स जो है ना उनको यूएस वापस मंगवा रहा है। और आगे यहाँ पर बात करें रशिया की, तो रशिया दुनिया का ऐसा पहला यहाँ पर कंट्री बना है जिसने यहाँ पर वैक्सीन बनाई है फॉर एनिमल्स। तो यहाँ पर रशिया जो वैक्सीन बनाई गई थी कोरोना वायरस के रिगार्डिंग बनाई गई, तो वर्ल्ड फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन जो है ना एनिमल्स के लिए अभी डेवलप की गई। तो अभी लग रहा था कि ऐसी ना डिसरप्शंस एनिमल्स में भी पाई जा रही है कोरोना वायरस के रिलेटेड, तो अभी इन्होंने दावा किया है, और इस वैक्सीन का नाम है कार्निविक। ओके, कार्निविक कोविड। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए, इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी इसकी यहाँ पर टेस्टिंग शुरू की थी इन्होंने अक्टूबर में, डॉग्स, कैट्स, मिंक, फॉक्सेस और जो जानवर थे उनके ऊपर। तो पाया गया कि यहाँ पर 100% जो है ये इफेक्टिव निकल कर आएगी। और अभी समय है आखिरी टॉपिक डिस्कस करने का, इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने का। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैश को। कैश को क्या चीज होती है? तो कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस या फिर किसी भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल फर्म की हम बात करें, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो चाहे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हो, जो कि रेगुलर कैश फ्लो जो ना अपने ऑनर तक जो वो करता रहे। ओके, मतलब कि मालिक तक जो है सही कैश जो है आता रहे प्रॉफिट में जो कंपनी चल रही है। तो ये तब होता है जब यहाँ पर रेगुलर डिमांड जब रहती है किसी पॉपुलर गुड्स के बारे में लोगों के द्वारा, जो कि उस फर्म के द्वारा प्रोड्यूस की होती है।
ओके, तो यहाँ पर कुछ कंपल्शंस होती है कंज्यूमर के तो ऊपर कि उन्होंने उस प्रोडक्ट्स को बाय करना ही है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर एंटीसेप्टिक लोशन है जिसका नाम है डेटोल। ओके, तो ये एक तरीके का कैश फ्लो है किन के लिए, जो यहाँ पर इसका निर्माण करते हैं, जो कि रैकेट और कॉलमैन। तो ये कंपनी, तो ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। बिल्कुल इसी तरीके से जो एलपीजी है, ये एक तरीके से ये भी कैश को है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग गवर्नमेंट कंपनीज जो इनका निर्माण कर रही है। ओके, और साथ ही साथ एग्जांपल ली गई है कि यहाँ पर इस कैटेगरी में यहाँ पर हम सब्सिडी जो है ना एलपीजी को उसको काउंट नहीं करेंगे। ओके, हालांकि भारत सरकार तो एलपीजी के ऊपर सब्सिडी देती है, लेकिन हम एग्जांपल इस तरीके से ले रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई सब्सिडी को काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ओके, कैश देने वाली गाय, ओके, कैश को, तो इस तरीके से यहाँ पर इस वर्ड को हम जो है यूज करते हैं बिजनेस में, इकोनॉमी में। तो कैसा लगा आर्टिकल? तो लेक्चर आपको, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो फीडबैक अपना जरूर दें। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर करें कमेंट बॉक्स में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।